नमस्कार मित्रों, आज के इस लाइव सेशन में और संकल्प परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में और भी स्पेशली पटवार के लिए जो आयोजित हो रही है, इसके अंदर आज की जो प्रश्नोत्तरी होगी बहुत ही शानदार और मिक्सअप मिलने वाली है। तो क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक और प्रश्नोत्तरी के साथ में बने रहना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में दे रखा है घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लिया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें शीतलता प्रदान करने के लिए मोस्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज लेते हैं, और उसमें भी जिसको सामान्यतः रूप से अपन फ्रियोन के नाम से जानते हैं, और उसमें भी उसका एक अंक होता है, नंबरिंग उसकी होती है कि फ्रियोन कौन सा यूज लेते हैं। फ्रियोन 012 है, 011 है, 013 है, फिर 113, 114, ऐसे ऐसे उच्च क्वालिटी के, लो क्वालिटी के कुछ फ्रियोन लिए जाते हैं, और उन सभी फ्रियोन्स के अंदर इवन जो गैस प्रेजेंट होती है वो हमेशा क्लोरीन होती है। तो यहां पर कौन सा यूज लिया जाता है, और ये फ्रिज का बैकवर्ड पोर्शन है जहां पे जाकर के शीतलता के लिए उस गैस को भरा जाता है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्रियोन। तो ऑप्शन नंबर यहां पे फोर्थ राइट हो जाएगा, और शानदार ऑप्शन यहां पे फोर्थ सही कर रहे हो ओपी चौधरी जी, बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन। ओके, सो नियॉन जो रहती है ये एक अक्रिय गैस है, और इसका उपयोग ज्यादातर बल्ब के अंदर होता है। बल्ब जिसकी खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। लोगों ने फर्स्ट बार खूब मजाक उड़ाया, मैं एक कांच के अंदर प्रकाश उत्पन्न करके दिखाऊंगा, तो उन्होंने अपने सफल को, और उसके बाद में ऑक्सीजन O2 रहती है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहती है, जबकि फ्रियोन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में रहती है, जिसको CFC कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस जो हवा के अंदर विलीन हो जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। नॉर्मल जब अपन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 21% होती है जब अपन वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करते हैं, लेकिन जब गैसों को बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है उस ऑक्सीजन की जो वैल्यू रहती है, बाहर निकलती है ऑक्सीजन, वो वैल्यू निकलती है ऑक्सीजन की 16 से 17%। लेकिन यहां पे प्रश्न पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है जब अपन श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो जब अपन इनहेल करते हैं, अंदर जब गैस ग्रहण करते हैं, तब ऑक्सीजन की अपेक्षा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती है 0.03%, लेकिन जब गैस बाहर छोड़ी जाती है तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो ओनली 4% निकलती है। हाँ, 16% पे, 18 पे, 8 पे चलने स्टार्ट हो गए हो, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की जगह जो नियॉन रहती है उसको अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर छोड़ते हैं, 4% बाहर छोड़ते हैं पूरी गैसों के रेस्पेक्ट में। ओके, 8% पे चल रही हो ज्यादातर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब का जो संचरण है वो कौन करता है। मानव शरीर के अंदर बीपी का पूरा जो संचरण होता है शरीर के अंदर, उस रक्त दाब का, ब्लड प्रेशर का संचरण कौन करता है। अधिवृक्क करता है, अधिवृक्क जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हो, और इसी अधिवृक्क ग्रंथि को परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसी अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन कहते हैं, 3F के नाम से जानते हैं, या फिर 4S के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो यहां पर अधिवृक्क है जो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। आपातकालीन, ये मानव शरीर के अंदर आपातकालीन ग्रंथि रहती है। अवटू या फिर थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीत पिंड या जिसको अपन कार्प्स ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ये कार्प्स ल्यूटियम फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड संरचना है। थाइमस मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा एंटीबॉडी सिस्टम, प्रतिरक्षा अणु निर्मित होती है, और इस कोरोना काल के अंदर ये थाइमस ग्रंथि आप लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही है। इवन इसको मांस शरीर के अंदर एंटीबॉडी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है ना। सो थैंक यू। तो यहां पर थाइमस ग्रंथि जिसको एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए बहुत योगदान मिलता है, और मानव शरीर के अंदर जो रक्त दाब का पूरा संचरण होता है उस रक्त दाब का संचरण हमेशा थायराइड ग्रंथि के माध्यम से होता है। इसके साथ में एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, मानव शरीर में भोजन के
पाचन की एक आधारभूत प्रक्रिया किसके माध्यम से नियंत्रित होती है? तो भोजन के आधारभूत पाचन की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करने के लिए मानव शरीर में इसी थायराइड या फिर अवटु ग्रंथि का योगदान रहता है, जिसको अपन लिखते हैं बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। आधारभूत उपापचय प्रक्रिया, आधारभूत उपापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से ये रिएक्शंस होती है। तो अवटु या फिर थायराइड ग्रंथि है जो रक्त दाब का संचरण करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आया, कंप्यूटर के फादर कौन है? कंप्यूटर के पितामह तो बिल्कुल सिंपल सा है, चार्ल्स बेबेज साहब को माना जाता है। बिल गेट्स साहब वर्तमान के अंदर, बिल गेट्स जिन्होंने एवरीडे अपनी लाइफ के अंदर इवन एक एक वर्ड्स, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का उन्होंने यूटिलाइजेशन करके एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। ओके, नमस्ते झुंझुनू से बिल्कुल अभिषेक जी कटारिया, वेलकम वेलकम। देखो आप लोगों का कितना स्नेह और प्यार मिल रहा है संकल्प परिवार को, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन इन लाइव क्लासों के माध्यम से दूर दराज यानी कि रिमोट सेंसिंग एरिया जो है, जहां तक हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से नहीं पहुंच पाते थे, वहां के विद्यार्थी आकर के जुड़ के बहुत जोश और जुनून के साथ में क्लासों को अटेंड कर रहे हैं। सो अगेन थैंक यू कटारिया जी फ्रॉम झुंझुनू। माइकल फेराडे जो मिलते हैं, इन्होंने ट्रांसफॉर्मर की स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा, जो कि विद्युत वाहक बल के आधार पर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता था। मैक्सवेल का जो सिद्धांत था, मैक्सवेल का सिद्धांत विकिरणों के माध्यम से अप्लाई होता था। बिल गेट्स, तो यहां पर ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप लगी होती है, आईसी, ये आईसी जिसका पूरा नाम भी पूछते हैं तो इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। एक आंतरिक पूरा का पूरा परिपथ बना होता है ना, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, इसके अंदर कौन सी मेटल का, कौन से पदार्थ का यूज लिया जाता है? बहुत शानदार। ओके। सो इसमें कौन सी यूज लेते हैं? फर्स्ट में सिलिकॉन, ध्यान रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस पूरी की पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने दो मेटल ने धूम मचा के रखी। जहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं, वो इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेस कर रही है। आपके पास में जो मोबाइल है, इवन उसके अंदर सिलिकॉन लगा हुआ है, उसके अंदर जर्मेनियम लगा हुआ है, और वो आईसी चिप्स के माध्यम से काम करे। आपके मोबाइल के अंदर रैम जो वर्क कर रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ में जो रोम लगी हुई, जिसको आप हार्ड डिस्क करते हो, इनबिल्ट जो मेमोरी है सारी की सारी इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम पे कार्य करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इवन इसका यूज इसलिए होता है कि लो टेम्परेचर पर ये नॉन मेटल बन जाती है, और हाई टेम्परेचर पर अगेन ये नॉन मेटल बन जाती है। लेकिन एक ऑपरेटिव टेम्परेचर होता है, एक इसके लिए निश्चित रेंज का जो टेम्परेचर होता है, उस पे सिलिकॉन हमेशा मैक्सिमम वर्क एफिशिएंसी रखती है। तो ये सिलिकॉन का वर्क रहता है। बाकी शीशे में इतनी कहां होती है? सीसा, जिसको अपन पीबी के नाम से लिखते हैं, प्लम्बम कहते हैं। क्रोमियम, ये क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। और सोना, है ना, कहते हैं ना कि जिंदगी है इसको सोना बना दो, या तो ये आपकी जिंदगी है इसको सोने में गुजार दो। शब्दों पे गौर करना, जिंदगी है इसको सोना बना दो, या जिंदगी आपकी है इसी को सोने में गुजार दो। सोना यानी कि ओरम के नाम से जानते हैं, और ये ओरम भी एक अपने आप में बहुत प्रीसियस मेटल है, और इसने तप के अपनी जो खुद की जो वैल्यू क्रिएट की है, वो ओनली 10 ग्राम की जो वैल्यू है वो 50,000 के लगभग है। 10 ग्राम की वैल्यू है, तो खुद को भी तराश के खुद की वैल्यू को इंक्रीज करो, और जब तक वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं है। सिलिकॉन का मोस्टली यूज किया जाता है आईसी चिप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा नापा जाता है? ह्यूमिडिटी जो रहती है वातावरण के अंदर, इतनी सारी आर्द्रता है वातावरण के अंदर, हवा में उस नमी को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए कौन सी एपरेटस का यूज लिया जाता है? फर्स्ट में लिखा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तो पता है ना, गाय का, भैंसों का दूध निकालते हो। अच्छा, भैंस दूध देती है? क्वेश्चन का आंसर करना, भैंस दूध देती है? अधिकतर कहेंगे हाँ देती नहीं है, निकालना पड़ता है, मतलब एफर्ट तो करना पड़ता है ना। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यूज में लिया जाता है। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज ऑल्सो मेजर बाय लैक्टोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर हमेशा डेंसिटी की रेंज में
या फिर उत्प्लावकता के रेंज में ये कार्य करता है। ओके, सेकंड यहां पर दे रखा पोलेरोमीटर, और ये पोलेरोमीटर हमेशा एक मैक्सिमम रेंज के जो टेम्परेचर होते हैं उसको मेजरमेंट करने का कार्य करता है। तो उच्च तापमान को मापता है, उच्च तापमान को मापने का काम हमेशा पोलेरोमीटर करता है। थर्मामीटर छोटे मोटे जो रेंज के टेम्परेचर होते हैं उसको माप लेता है। और लास्ट में यहां पे हाइग्रोमीटर, दैट इज योर राइट ऑप्शन, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को मापता है, जबकि जल का जो घनत्व है उसको मापने का काम हाइड्रोमीटर करता है। तो पांचवा ऑप्शन और जोड़ देते हैं जिसमें अपन लिखते हैं हाइड्रोमीटर। और ये जो हाइड्रोमीटर है ये जल का घनत्व मापता है, जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो मेजर बाय हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है ना। बहुत बहुत एक जिज्ञासु प्रश्न आप लोगों के लिए, और काफी इच्छा होगी कि सर अगला प्रश्न कैसा आएगा। देसराज जी क्या हो गया, एक भी साथी नहीं आया? ढूंढो ढूंढो भाई साहब, बिना एफर्ट तो कहां मिलते हैं, है ना। कोयला जब कोयला हटता है तब जाकर के डायमंड मिलता है भाई साहब, ऐसे ही सीधे और सहज थोड़ी ना मिल पाते। ओके, ठाकरा राम जी प्रजापत, आप काफी अच्छे कमेंट्स के माध्यम से अच्छा मैसेज दे रहे हो, दिल से शुक्रिया प्रजापत साहब, थैंक यू। सो भीड़ को तितर बितर करने के लिए कौन सी गैस को यूज में लिया जाता है? कमेंट आ रहे हैं सर अमोनिया को यूज में लेते। अरे अमोनिया को यूज में लेते हो तो जो भीड़ खड़ी है, किसी को अगर जुकाम हो रखा है तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा अगर डेंसिटी होगा कार्बन डाइऑक्साइड की तो व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, मेंटल उसका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, लेकिन भीड़ वहां से बिखरेगी नहीं। सेकंड दे रखा क्लोरीन, थर्ड दे रखा है अमोनिया, और चौथा दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इवन अपने आप में बहुत ही पंजेंट स्मेल देने वाली, एक तीक्ष्ण गंध देने वाली गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको आप लोग H2S के नाम से जानते हो। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फेरस सल्फाइड से होता है। फेरस सल्फाइड रिएक्ट विथ H2SO4, देन इट विल फॉर्म FeSO4 and H2S, that is hydrogen sulfide, and that is make by keep apparatus, keep process. Okay, so इस गैस को हमेशा कीप apparatus के माध्यम से बनाया जाता है, कीप apparatus के माध्यम से। थर्ड में दे रखा अमोनिया। अमोनिया गैस जुकाम ठीक करने के लिए होती है। किसी भी प्रकार के आप लोग लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में जितनी भी मेडिसिन लेते हो उस पे होता ही है, अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। तो ये अमोनिया NH3 होता है। क्लोरीन जो गैस होती है उसका मोस्टली यूज किया जाता है साथियों, क्योंकि तीक्ष्ण गैस होती है। और क्लोरीन गैस कहीं पे निकल रही है तो प्याज को काटते समय देखना, किसी की याद में आंसू आ जाते हैं ना प्याज काटते समय, तो प्याज के अंदर क्लोरीन का एक क्या कहते हैं वो वेपर होती है अंदर, वो वेपर आप लोगों के आंसू स्टार्ट कर देती है और बहुत तीखी गंध होती है। लेकिन जब आंसू गैस छोड़ी जाती है तो उसके अंदर बहुत दबा करके उसके अंदर होती है। ओके ना, तो यहां पर क्लोरीन होती है, और मोस्टली जो यहां पे यूज करते हैं CCl3NO2 का यूज किया जाता है। ये है 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रो मिथेन होती है, इसी का यूज करते हैं जो एक अश्रु गैस के रूप में होती है। बाकी नॉर्मली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींच लेता है जिससे वे घायल होने से बच जाते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं? और बहुत से आप लोग यूज करते हो, बहुत से आप यूज करते हो। सर डेंसिटी और वॉल्यूम के अंदर क्या अंतर होता है? OPG चौधरी साहब बहुत अंतर होता है डियर। देखिए जो डेंसिटी जो मिलती है, डेंसिटी जैसे आपके पास में लोहा है, आयरन है, इवन जो पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के अंदर पानी जो भरा हुआ है वो पानी कितना भरा हुआ है? तो आप लोग कहोगे कि सर इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जैसे इसकी कैपेसिटी हो रही है 750 ml, 750 ml पानी आ रहा है, तो पानी 750 ml जो आ रहा है वो उसका घनत्व है। अब आप पानी को बाहर निकालो, अंदर गैस भर दो, तो गैस भरोगे तो गैस भी क्या है, इसके अंदर जितना खाली स्थान है उसको ऑक्यूपाई करेगी, उसको फिलिंग करेगी। तो आप लोग कहोगे कि सर इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो 750 ml जो आयतन है, मिलीलीटर का आयतन है, उसको कैच कर रही है। लेकिन डेंसिटी देखो दोनों की, दोनों का घनत्व देखो, पानी का घनत्व हवा से ज्यादा होगा।
हवा का घनत्व पानी से बहुत कम होगा, और अगर लोहा है अपने पास में, लोहे का घनत्व इन दोनों से अधिक होता है। एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, एक फिक्स आयतन के अंदर उस पदार्थ की कितनी मात्रा उसके अंदर आ रही है, वो उसका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। और डेंसिटी अगर तीनों की कंपेयर करें, एक तरफ लोहा, दूसरी तरफ पानी और तीसरी तरफ गैस, तो गैस का आयतन सबसे ज्यादा होगा लेकिन घनत्व बहुत कम होता है। और लोहे के अंदर घनत्व सबसे अधिक होता है लेकिन वो कम आयतन को मेजर करता, कवर करता है। तो ये सारी सिस्टम्स होती है धरती के ऊपर। इवन एक एक चीज है, आपके मन में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले है धरती पे। ओके, न्यूटन के दूसरे नियम पे नहीं होता ऐसा। न्यूटन का दूसरा जो नियम है वो इन चीजों को फॉलो नहीं करता है। आप लोग गेंद को कैच करते समय यश है ना, सीधा हाथों को पीछे खींच लेते हो। ऐसा इसलिए होता ताकि हाथों के ऊपर ज्यादा चोट नहीं लगे। और दूसरा प्रश्न एक और पूछते हैं कि टेनिस की छोटी सी जो बॉल होती है उसकी अपेक्षा फुटबॉल को कैच करना बहुत इजी होता है। फुटबॉल जो बड़ा है अपने आप में, उसका स्पीड इतना नहीं हो सकता जितना कि टेनिस की बॉल का होता है। तो बड़ी बॉल को कैच करना आसान, छोटी बॉल को कैच करना थोड़ा दुर्लभ होता है, हाथों पे चोट भी करती है। लेकिन आप हाथों को उस बॉल के साथ साथ में पीछे खींचते हो तो अचानक ब्रेक नहीं लगती है, थोड़ा सा ब्रेक लगते 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 जब ब्रेक लगते तो हाथों पे चोट नहीं लगती। मतलब गति का तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम यहां पे कार्य करता है, द्वितीय नियम यहां पे कार्य करता, बिल्कुल सही है। तो ये गति के तृतीय नियम को फॉलो नहीं करता है, तृतीय नियम को फॉलो नहीं करता, ये द्वितीय नियम है, संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो ऊर्जा परिणाम संरक्षण है, गति का संरक्षण है, उपयुक्त सभी है, या गति के तृतीय नियम है। तो ये परिमाण ऊर्जा का संरक्षण करता है, संवेग संरक्षण का नियम होता है, तो ये सेकंड हो जाएगा, परिमाण ऊर्जा का संरक्षण करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे आप लोग चलो। गति के तृतीय नियम में ऐसा नहीं होता। गति का जो तृतीय नियम होता है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वही वाला क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है जिसके अंदर आप लोग कहते हो ना, मतलब एक रॉकेट के अंदर लगता है या फिर चलते समय आप लोग अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हो, ये एक्शन रिएक्शन लॉ होते हैं। सो मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगुली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? कईयों की तो आदत होती है, जहां कहीं पे भी सभा में बैठे होंगे तो अपने आप अंगुली कब जाकर के मुंह में सेट हो जाती पता ही नहीं, बैठे बैठे नाखून कुतरते रहते हैं। उनको नहीं पता कि हम लोग किस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो सामने बैठा उसको पता यार क्या कर रहा है ना। तो ये होता है। लेकिन आपके नाखून के अंदर, इवन बाल के अंदर एक प्रोटीन होता है, लेकिन ये प्रोटीन शरीर को ऊर्जा नहीं देता। नहीं तो ऐसे नहीं बैठे बैठे नाखून चबाना स्टार्ट कर लो, भूख लगी हम लोग पोषण की प्राप्ति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो अंगुली के नाखून में विद्यमान जो प्रोटीन है वो कौन सा है? एक्टिन और मायोसिन। ध्यान रखना, एक्टिन और मायोसिन दोनों सबसे बेहतरीन प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मांसपेशियों के अंदर जितना भी संकुचन और शिथिलन का प्रोसेस होता है वो हमेशा इस एक्टिन और मायोसिन के माध्यम से होता है। तो ये मांसपेशियों के प्रोटीन होते हैं, मांसपेशीय प्रोटीन होते हैं, और इस मांसपेशीय प्रोटीन के माध्यम से एक्टिन और मायोसिन काम करते हैं। एक्टिन बहुत ही पतले तंतु होते हैं, मायोसिन थोड़े से मोटे तंतु होते हैं। ओके, एक्टिन जो रहते हैं बहुत ही थिन रेशों को अपन फाइबर लिख सकते हैं, और मायोसिन जो रहते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं जिसको अपन थिक फाइबर लिख सकते हैं, थिक फाइबर टाइप्स के होते हैं। ग्लोबिन जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन में होती है, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और चौथा यहां पे केराटिन, ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, केराटिन बिल्कुल सही है। शिव प्रसाद जी बिल्कुल सही ऑप्शन कर रहे हो। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशाल झरने की तली में, बात क्या हो रही है? किसी विशाल झरने की जो तली है, सबसे जो डाउन पोर्शन है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। टांके में भी ऐसा ही होता है, सुबह सुबह जो बाल्टी पानी से भरकर के निकालते हो थोड़ा सा आपको पानी मस्त लगता है। उसका रीजन ये होता है कि टांके के पानी का टेम्परेचर बाहर के वातावरण से कुछ ज्यादा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ कम है, पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए पानी आपको गर्म महसूस होता है। लेकिन यहां पे पूछा है कि पानी जो है वो झरने की तली में पानी है, पानी का जो टेम्परेचर है उसके ऊपरी भाग की तुलना में थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों रहता है? गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी को शौक लेता है इसलिए गर्म हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती,
जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जहां पे स्थितिज ऊर्जा सही होती है। तो हाँ, थानाराम जी बामनिया बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखा जाए तो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, जिसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है, उस पानी के अंदर एक थर्मल एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो ऑप्शन यहां पे सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड, यहां पे गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और चौथा दे रखा है नदी तल के शैल से ऊष्मा निकलती है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। सी पे चल रही हो तेजाराम जी, कुमावत जी, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, यस, कई लोग तो आज एवरेस्ट फतह पर लगे हुए हैं, सी में लगे हुए, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अरे ऐसा नहीं होता है ना। सो थैंक यू। श्री गंगानगर से कुंता जी हमारे साथ में शिरकत कर रहे हैं। अगेन अगेन वेलकम। देखिए विद्यार्थियों का कितना स्नेह और प्यार आज बाड़मेर की इस पावन धरा को मिल रहा है। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानी बाई। अब देखो भाई साहब, नान बाई है, चलो कोई नहीं, नान बाई लिखते हो, या फिर नानी जी के बारे में भी लिख सकते हो, नान बाई। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी कि यीस्ट मिलाने का क्या कारण है? खमीर या फिर जो यीस्ट होता है वो इसेरेशिया कोलाई होता है, जिसको आप लोग शॉर्ट में ई कोलाई लिखते हो, ई कोलाई। तो इस ई कोलाई को इचेरेशिया कोलाई के नाम से भी जानते हैं, ई कोलाई लिखते हैं। अब प्रश्न पूछा है कि खमीर जब है उसको रोटी बनाते समय उसके ऊपर क्यों डालते हैं, डबल रोटी पे क्यों डाला जाता है इसको? तो लिखा डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, थोड़ा सा सॉलिड मजबूत बनाने के लिए होता है। डबल रोटी को नरम और स्पंज बनाने के लिए, खाद्य मान को थोड़ा सा ज्यादा करने के लिए, या डबल रोटी थोड़ी सी ताजी रहे, फ्रेश रहे, इसलिए मिलाते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। डबल रोटी को नरम और थोड़ी सी स्पंज टाइप बनाने के लिए इसका मोस्टली यूज करते हैं। ओके, लाफिंग गैस भाई साहब, लाफिंग गैस। महेश जी, महेश जी, ओके महेश जी वेलकम। अलवर की धरती से, एवरेस्ट अलवर की धरती से, ओके वेलकम डियर। सो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा रहेगा? फर्स्ट में लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मीन NO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज केमिकल फॉर्मूला N2O5। एंड लास्ट वाज नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O। लाफिंग गैस, एक बार आप हंस लो, तंत्रिका तंत्र को इतना वो शानदार मैसेज देता है कि व्यक्ति हंसता ही रहेगा, शानदार शानदार हंसता ही रहेगा वो। और ये गैस होती है हमेशा नाइट्रस ऑक्साइड होती है, न कि नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। टेक्निकल टीम से क्वेश्चन कर रहे हो आज कंप्यूटर की क्लास। सो थैंक यू गणेश जी। गणेश जी डवकिया क्या लिख रहे हैं? ओके, नाइट्रस ऑक्साइड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? एक होती है कांसा और दूसरी होती है पीतल। पीतल जो रहती है, जिसको आप लोग ब्रास के नाम से भी जानते हो, ब्रास कहते हैं पीतल, है ना। तो पीतल, इस पीतल को ब्रास के नाम से जानते हैं, पीतल, यानी कि इसको कहती है ब्रास। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर जो मिश्रण होता है वो किन किन का होता है? सो पिताजी तांबा, क्या गजब लिखा है ओपी जी ने। चौधरी साहब गजब कर रहे हो पिताजी। मतलब जो पीतल है वो तांबा और जिंक से बनता। देख लो भाई साहब, ओपी जी चौधरी साहब के माध्यम से आप लोगों को एक ट्रिक मिल चुकी है ऑलरेडी। पीतल जो है वो तांबे और जिंक से बनता है, और राइट है तांबा प्लस जिंक। तांबे के लिए लिखा जाता, ता मीन यहां पे हो जाएगा तांबा, और जी का मीन यहां पे हो जाएगा जिंक। पिताजी, इसको सही लिखो आप लोग तो यूं भी लिख सकते हो पिताजी, जो भी लिखो इवन सही समझ जाओगे। तो पिताजी, जिसमें कॉपर प्लस जिंक होता है, तो यहां पर कॉपर और जिंक कहां बैठे रे? ये जिंक है, जस्ता बैठा है, और ये कॉपर बैठा है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और कहीं है? नहीं है। सीसा और टिन, सीसा और टिन यहां पे नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सो अगेन, और एक बार तालियां हो जाए शानदार ओपी जी चौधरी साहब के लिए, कितना गजब आप लोगों के लिए साथ में बेहतरीन एक हंबल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गति प्रेरक या पेस मेकर किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, गति प्रेरक या पेस मेकर मानव शरीर के अंदर हृदय से संबंधित है, जिसको साइनो ऑरिक्यूलर नोड के नाम से जानते हैं। साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहते हैं, SAN के नाम से जाना जाता है। साइनो ऑरिक्यूलर
नोड के नाम से जानते हैं, ये साइनो ऑरिकुलर नोड मिलता है। चलो, तो गति प्रेरक यानी पेस मेकर किससे संबंधित है? गुर्दे से है, मस्तिष्क है, हृदय है या फिर फेफड़ा? तो ये हृदय से संबंधित है। फेफड़ों के अंदर जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो हमेशा एल्वियोलाई करती है, कोशिकाएं होती है। थैंक यू ओपी जी। चलो, रक्त के थक्के जमने का मोस्टली रीजन क्या रहता है? मानव शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग होती है, कहीं पे चलते चलते किसी से अचानक जब स्नेह मिलन हो जाता है। भाई साहब मैंने तो इधर देखा था, अरे आप किसी के चक्कर में देखते हो फिर जाकर किसी से स्नेह मिलन हो जाता है, तो रक्त ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है। उसका जब क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, थक्का बनता है, तो थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है? थ्रोम्बिन के कारण, हीमोग्लोबिन, पैक्टिन या उपरोक्त सभी? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। मेन जो आपकी बॉडी में थक्का जमाने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स पाया जाता है वो कौन सा होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना। आपकी बॉडी में एक ऐसा प्रोटीन उपस्थित है जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, क्या नाम है उसका, जिसको आप लोग एंटीकोएगुलेंट के नाम से जानते हैं? एंटीकोएगुलेंट्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कान में हड्डियां कितनी होती है? भाई साहब कान में हड्डियां 3 होती है, फिर दूसरे में भी 3 होती है, तो टोटल मिलाकर के 6 होती है। और होती कौन सी है? तो फर्स्ट का नाम है मेलियस, सेकंड का नाम है इनकस और तीसरे का नाम है स्टेपीज। और स्टेपीज के बारे में देखा जाए तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियों में काउंटिंग होती है तो फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो भी फीमर है। और मानव शरीर की सबसे जो ब्यूटीफुल होती है, अरे बिल्कुल सही लिख रहे हो गणेश जी, मानव शरीर में हिपेरिन एकमात्र ऐसा कंटेंट है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। बहुत शानदार, दिल से शुक्रिया, कितना आप लोगों ने सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लिया है। हेमोलिम्फ पे चल रहे हो, 3 + 3 6 बिल्कुल सही आंसर है। तो 3 + 3 6 हड्डियां होती है और स्टेपीज जो हड्डी मिलती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी है। प्रश्न आता है मानव शरीर की ब्यूटीफुल, क्योंकि टाइम के साथ में अपडेट जरूरी है। और जिन्होंने टाइम के साथ में अपडेट किया है तो आजकल प्रकृति के साथ में चल रहे हैं, और जो अपडेट नहीं कर रहे थे कहीं न कहीं विलुप्त हो चुके हैं। और लेमार्क का सिद्धांत जो लगता है, लेमार्क भैया जी कह के गए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गजब गजब। संजू जी मीना बिल्कुल सही है। उर्विका के नाम से भी उसको जाना जाता है, फीमर है। मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है, तीनों अस्थियां हैं, गुड गुड। मिडल ईयर में भी ये प्रेजेंट होती है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि ईंट के बने हुए भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान गर्मी में ठंडे और सर्दियों के अंदर अधिक गर्म होती है, इसका क्या रीजन है? मिट्टी के मकान की बात हो रही है और मिट्टी ऊष्मा की हमेशा कुचालक होती है। सबसे मजबूत हड्डी के अंदर मैक्सिला का नाम आता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मैक्सिला हड्डी जो है वो जबड़े के अंदर पाई जाती है। और किसी की अंगुली अंदर दे दो भाई साहब, फिर तो आप क्या उसको क्रश करते हो, है ना। सो यहां पे देखा है कि मिट्टी के जो मकान होते हैं वो सर्दियों के अंदर गर्म रहते हैं और गर्मियों के अंदर ठंडे रहते हैं। इसका क्या रीजन रहता है? तो इसका रीजन होता है ये हमेशा एक नॉन कंडक्टर की तरह कार्य करती है। बिल्कुल सही है। कॉलर बोन जो रहती है उसको शरीर की सबसे ब्यूटीफुल बोन के नाम से भी जाना। देखो ना, शब्दों को कितना गजब पकड़ते हो आप लोग। वेलकम वेलकम, शुक्रिया। मैंडिबल के नाम से जानते हैं जिसको आप, मैक्सिला मैंडिबल, कॉलर बोन। दिव्या शर्मा, गुड। चलो, शीतकाल के अंदर जो गर्म है, या इसका ऑलमोस्ट ये होगा कि जो कुचालक होता है वो बाहर के टेम्परेचर को सेपरेट रखता है। बाहर का टेम्परेचर कितना भी है वो अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है। गर्मियों के अंदर बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर को सेपरेट रखने का कार्य करता है। तो कच्ची मिट्टी अच्छी चालक होती है, गलत हो जाएगा, कुचालक होती है। कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है, इतना भी बुरी नहीं होती है। कच्ची मिट्टी ऊष्मा को रोधी होती है, ऊष्मा रोधी होती है। या जल वाष्प से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से काली धूप के कारण सर्दियों में गर्माई छा जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ छोटे छोटे होल होते हैं, उसके माध्यम से ऊष्मा का ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन खुद जो है वो ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं करती है। ओके, सो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। थैंक्स 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 डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लंबी अवधि के उपयोग के बाद, बहुत लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या रीजन रहता है?
अच्छा, बल्ब पे जब बात आती है तो बल्ब के साथ साथ में अपन बात करते हैं कि बल्ब के अंदर का जो तंतु है, फिलामेंट है, वो टंगस्टन से निर्मित होता है। और टंगस्टन का इस पूरी धरती के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक सबसे हाईएस्ट होता है। और उसका एक ही रीजन है कि यहां पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने के पीछे पीरियोडिक टेबल के अंदर जब अपन बात करते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट आते हैं, जिसमें एक तो ऊपर क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और उसके साथ में टंगस्टन है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो काफी हाई रहता है। और काफी हाई रहने के पीछे जो रीजन होता है वो है इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। और जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी स्टेबिलिटी इवन बहुत हाई होती है, एक एक्स्ट्रा हाई होती है। तो ये रीजन इसमें रहता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के अंदर। और जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट हमेशा टंगस्टन से बना होता है, जिसको अपन W से लिखते हैं। इसका लैटिन नेम वोल्फ्रम होता है ना, वोल्फ्रम इसका लैटिन नेम होता है। और इसमें जो काला धब्बा बनता है वो इसकी वाष्प के कारण बनता है, वेपर बनती है, इसकी वेपर बनती है। लंबे टाइम तक बल्ब को जलाते हो तो विज्ञान की परीक्षा में धुआं धुआं कर दोगे, वहां चंद्र प्रकाश जी बिल्कुल धुआं उठाना है इस बार, या तो इस पार या उस पार, जो भी है इस बार इंडिया पार कर देना। ओके, तैयारी के अंदर युद्ध स्तर के अंदर है, विज्ञान की तैयारी के अंदर धुआं धुआं कर दोगे। सो थैंक यू। तो क्या लिखा है, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है, राइट है। टंगस्टन की बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर का शीशा काला पड़ जाता है, खोटा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड यहां पे दे रखा है, बल्ब के अंदर वाली धूप का ऊपर की धूप से घनीकरण हो जाता है, यानी डेंसिटी हो जाती है। और फोर्थ दे रखा, गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन आ जाता है। तो एक ही रीजन है, जब बल्ब लगातार वर्क करता है तो उसमें स्टीम बनती है, वेपर बनती है और वो जाकर के डिपोजिट होती है, तो बल्ब के अंदर एक ब्लैक स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जय माता दी नवीन जी ठाकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परत, वायुमंडल की ऊपरी परत किस प्रकार की विकिरणों को हमेशा अवशोषित कर लेती है? रेखा जी गुर्जर क्या लिख रहे हो? अच्छा, दिल से शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शानदार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। सुमन जी यादव, बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं कहने का, थैंक यू। जो भी है आपकी इच्छा है, मोबाइल सामने है और सोशल प्लेटफॉर्म है इवन, और क्वेश्चन की आंसर करो फटाफट। और जो लोग सीरियस होकर के बैठे पढ़ रहे हो ना, आपको भी दिल से सलाम, थैंक यू। सो वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? रेडियो तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, दृश्य तरंगों का या पराबैंगनी तरंगों का? यूवी अल्ट्रावायलेट तरंगों का, पराबैंगनी तरंगों का या इंफ्रारेड तरंगों का? मोस्टली जो अवशोषण होता है वो अवशोषण यहां पर अवशोषण जो होता है, अच्छा चौथे पे चल रहे हो, और ये वायुमंडल की परतों के अंदर सबसे ऊपरी परत की बात हुई है भाई साहब, ओजोन की नहीं हुई। अगर ओजोन की बात होती तो आपका सही ऑप्शन हो जाता पराबैंगनी, पराबैंगनी, और इसको करता है ओजोन। लेकिन यहां पे बात हुई है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की। इतना गजब स्लीप हो रहे हो आप लोग। और यहां पर IR इंफ्रारेड तरंगे जो रहती है इनको अवशोषित किया जाता है, IR, या इनको कहा जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो रेज होती है उनको अवशोषित करता है। अच्छा, दृश्य प्रकाश जो चलता है, आप लोगों को देखो ये रंग बिरंग का संसार दिख रहा, बस मस्त दिख रही है। अब यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैसा देखते हो। लेकिन इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए जो सूर्य का प्रकाश आता है या फिर जो आर्टिफिशियल प्रकाश है, इसकी जो रेंज रहती है वो हमेशा 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में होगी, तो ही आपको दिखाई देता है। बाकी आपके पास में जो सेल फोन है, मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर से रेज जाती है, किरणें जाती है, और बाबरे इसकी टॉर्च स्टार्ट है, तो इसकी रेज जाती है लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। आप लोग अंधेरे के अंदर बैठे हो, कॉलिंग चल रही है, लेकिन कॉलिंग चलते समय भी इससे जाने वाली जो किरण है वो आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसकी जो रेज होती है, जो तरंगे होती है, उस तरंगों की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, स्पीड बहुत हाई होती है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दृश्य प्रकाश जो चलता है, इस दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पूछी जाती है, और दृश्य प्रकाश जो चलता है वो 390 नैनोमीटर टू
760 नैनोमीटर के बीच का प्रकाश होता है तो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होती है, दिखाई देती है। प्रिज्म से 7 रंगों का विभाजन संभव होता है। बिल्कुल संजू जी सही है। और देव जांगीर धन्यवाद आपका, डियर वेलकम। तो रेडियो तरंगे नहीं होती है, अवरक्त तरंगे होती है जिनका अवशोषण होता है बाहर की परतों से, और ओजोन जो है वो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के टुकड़े। अब अच्छे से आप लोग प्रश्न करना, क्योंकि एक बार वो प्रश्न ऐसे भी आता है कि पुलिस वाले मार्केट में 2 शराबियों को पकड़ के लाते हैं, और शराबियों को जैसे ही पकड़ के लाते हैं तो शराबी मस्त हंस रहे हैं वहां पे, चलो हंसता हुआ चेहरा बना देते हैं, ये हंस रहे हैं मस्त आराम से। दूसरा शराबी ये भी हंस रहा है एक दूसरे की तरफ देखता हुआ, और इन दोनों के सामने एक टेबल रखी यहां पे भाई साहब, और टेबल रखने के बाद में इसके ऊपर 2 पात्र रखे जिनके अंदर शराब डाला हुआ था, और एक के अंदर कीड़ा डाला। इसको पूछा कि भाई साहब कीड़ा डाला, 5 मिनट में कीड़ा मर गया, तो इसको पूछा कि तेरे को इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है? तो भाई साहब ने बोला कि शराब शरीर के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, बहुत लाभदायक है, इवन पीनी चाहिए, इससे आपके शरीर के अंदर जो कीड़े बैठे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसने कहा वाह यार कितनी गजब थिंकिंग है तेरी, आंसर गजब दिया। उठा करके जेल में भाई साहब का नंबर लगा, तेरे को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? तो इसने कहा कि भाई साहब ये कीड़ा इस शराब के अंदर डालने से मर गया, तो उसी प्रकार से हम भी तो छोटे मोटे जीव जंतु ही तो है, और अगर इस शराब का सेवन करेंगे तो शराब सेवन करेंगे तो इसी कीड़े की तरह हम खुद भी मर जाएंगे। तो इसको कहा कि भाई साहब आप तो आजाद हो, जाओ यहां से, जय हिंद है, हो गए भगत सिंह बनकर के। तो ये मस्त यहां से कूदते हुए घर की तरफ गए और भाई साहब को उठा के जेल के अंदर डाला गया। दैट इज डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। आप लोग उस सिचुएशन के अंदर, आप उस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर कैसा बिहेव करते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एक बर्फ का टुकड़ा है और उस बर्फ के टुकड़े को 2 गिलास में डालना है। आपके सामने एक बर्फ का गिलास है और दूसरी तरफ बर्फ के अंदर जो टुकड़े पड़े हैं उसको पानी में भी डालना है और शराब के अंदर भी डालना है। अब प्रश्न पूछा हुआ है, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल का है और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल का, दोनों में डालते हैं तो बर्फ के साथ में क्या घटना होने वाली है? नेक्स्ट फर्स्ट लिखा है जल के ऊपर के स्तर पर जाकर के मस्त तैरती रहेगी बर्फ। सेकंड ऑप्शन अल्कोहल के ऊपर के स्तर पर मस्त जाकर के तैरती रहेगी। थर्ड यहां पे लिखा हुआ है दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, या फिर चौथा में लिखा है अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। सही ऑप्शन कौन सा है आप लोगों को सेलेक्ट करना है। देखिए यहां पे प्रश्न जो रहते हैं वो डेंसिटी के रेफरेंस में, घनत्व के रेफरेंस में। जल का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का घनत्व कुछ कम होता है, और अल्कोहल का घनत्व बहुत कम होता है, बर्फ से भी कम होता है। तो बर्फ का घनत्व ज्यादा, अल्कोहल का कम है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाती है वस्तु। तो जैसे ही आप लोग बर्फ को अल्कोहल में डालोगे डूब जाएगी, बर्फ को पानी में डालोगे ऊपर की सतह पर जाकर के तैरती रहेगी। तो ऑप्शन यहां पे फर्स्ट सही हो जाएगा, जल की सतह के ऊपर जाकर के तैरेगी। मजा आया कि नहीं? सो ये था आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ओके, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। फर्स्ट में लिखा है अरक्तता। अरक्तता जिसको आप एनीमिया के नाम से जानते हो, एनीमिया, अरक्तता, एनीमिया, या फिर जिसको पीलिया भी कहते हो, ज्यादातर कहते हैं, बट पीलिया एक जॉन्डाइस वो अपने आप में सेपरेट है, हेपेटाइटिस में उसको शामिल किया जाता है। ओके, सेकंड है रतौंधी। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये रतौंधी। और भारत के अंदर आंकड़ा कहता है कि भारत के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 47.93% लोग इस रतौंधी से भुगत रहे हैं, जिनको रात को दिखाई नहीं देता है, जिनको रात को दिखाई नहीं देता तो ये रतौंधी है। और जिसको रतौंधी की प्रॉब्लम है वो भाई साहब गाजर खानी स्टार्ट कर दो, कैरेट गाजर खानी स्टार्ट कर दो। ये कैरेट, रतौंधी को दूर करना है तो कैरेट, गाजर, और जिसका वैज्ञानिक नाम भी अच्छे से याद रखोगे, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, ये डॉकस कैरोटा रहता है, वैज्ञानिक नाम है गाजर का। रतौंधी रोग है, 47 लोगों को दिखता नहीं, 40%, इवन 100 के रेस्पेक्ट में आंकड़ा है।
लेकिन जनसंख्या के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लोग लगे हुए पड़े हैं और भारत को इस तरक्की पे लेके आएंगे कि चाइना को पीछे छोड़ करके जल्द ही लोग नंबर 1 पे आने वाले पॉपुलेशन के मामले में। तो ये देख लो रिजल्ट कितना शानदार आ रहे हैं। और किस लिए सोए पड़े हो, दबा तब लगे रहो इसके साथ में। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी गजब गजब, आज तो गाजरों की ना पूरी सी लाइन लगा दी। और चौथा दे रखा है रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से है। और जब भी स्कर्वी होता है तो स्कर्वी के कारण चेहरे के ऊपर ये सारी घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अरक्तता यहां पे ऑप्शन हो जाएगा। अरक्तता, एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी एनीमिया होता है तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है। और इसकी कंप्लीट पूर्ति करने के लिए मानव शरीर में ब्लड को डोनेट करके आरबीसी जो भी है इंक्रीज करनी पड़ती है। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट यानी कि वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? जब भी आपके कपाट के वाल्व खुलते हैं तो कपाट खुलते समय लोहे के बर्तन में बिल्कुल नहीं पीते यादव साहब। अच्छा, उसका रीजन क्या होता है? ओके, आदर्श स्टेडियम में नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वी विल मीट एट देयर आदर्श स्टेडियम। ओके, हाँ, लोहे के बर्तन में इसलिए नहीं पीते क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, थोड़ा अम्लीय प्रवृत्ति का। और लोहा एक धातु है, तो धातु के साथ में जब भी अम्लों की प्रक्रिया होती है मेटल के साथ में, तो मेटल प्लस एसिड जब भी वर्क करते हैं तो वहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये सॉल्ट जो होते हैं, लवण होते हैं, मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए लोहे के बर्तन में अल्कोहल को नहीं डालना चाहिए, नहीं तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। फिर अल्कोहल नहीं लगेगा, वो एल्डिहाइड लगना स्टार्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो एसिड बन जाता है। ओके, तो वाल्व जो रहते हैं मानव शरीर के अंदर, ये दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक होती है लब, दूसरी होती है डब। प्राइमरी ध्वनि जो रहती है उसको लब कहते हैं, और सेकेंडरी जो ध्वनि होती है उसको डब के नाम से जानते हैं। लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, इस प्रकार से चलती रहती है। और आप लोग किसी के सीने पे कान लगा करके सुनो तो एक्चुअल में सुनाई भी देती है। आराम से कान लगा करके सुनो ना किसी के सीने पे, तो ध्वनि सुनाई भी देती है और बहुत शानदार सुनते। डॉक्टर अक्सर सुनते, स्टेथोस्कोप कान में डाल करके लब डब की ध्वनि सुनते। आपके फेफड़ों के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी पता लगाते हैं। तो फेफड़ों की, हृदय की मैकेनिज्म को मेजरमेंट करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज लेते हैं। और आपके कान सबसे बेस्ट सेंसर है। आपके शरीर में आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 तो रिसेप्टर ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है। लेकिन इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने सेंसर ऑर्गन है। इवन आप लोग कहां बैठे हो, आपकी लोकेशन कहां है, आप किस डायरेक्शन में बैठे हो, इवन आपकी बॉडी को पता चल रहा है। जो ज्ञानेंद्रियों से नहीं है, आपकी इंटरनल सिस्टम में लगा हुआ ये सेंसर है। टेम्परेचर को मेजरमेंट कर, मतलब इवन एक एक प्रक्रिया बहुत शानदार चल रही है। और ये लब डब की जो ध्वनि होती है दिन में 99,998 बार होती है, जिसको राउंड फिगर में आप 1,00,000 लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर कितनी हो सकती है? 1,00,000 बार। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? 5 0 काउंट कर लो भाई साहब, ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और सभी लोग यहां पे डिस्पेंस में थे, पता नहीं सर कितना होगा कितना होगा कितना होगा। तो लब डब जो जाता है वो बहुत बहुत फास्ट जाता है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि हृदय के कपाट कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो खुलते और बंद होते हैं, लब डब दोनों को एक काउंट किया जाता है। 2,00,000 नहीं होंगे, 1,00,000 हो जाएंगे यहां पे। ओके, स्टेथोस्कोप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन के अंदर एक मस्त यहां पे एपरेटस दे रखा है, दैट इज स्पाइगमोमैनोमीटर, जो आपकी बॉडी के अंदर बीपी को मेजरमेंट करने का कार्य भी करता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको सबसे पहले मापने का काम 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा था। रक्तदाब, बीपी, सबसे पहले बीपी को मापने का काम किया था स्टीफन हेल्स ने, स्टीफन हेल्स। और इन्होंने ये वर्क किया था 1733 में। लेकिन आदमी कोई मिला ही नहीं, घोड़ा मिला जिसका बीपी माप लिया इन्होंने। प्रक्रिया चलते 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 बहुत निकट आ गई है प्रक्रिया, और आ गई जाकर के 1983 के अंदर, 1983 के अंदर। और 1983 में सबसे पहले
ब्लड प्रेशर की परिभाषा दी गई और जो इसकी डेफिनेशन दी थी ब्लड प्रेशर की, वो परिभाषा इस रेस्पेक्ट में दी और उसको सबसे पहले परिभाषित करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 1733 की जगह आकर के 1983 में मिले, जिनका नाम था कापलन। ओके, तो बीपी की जो परिभाषा है वो 1983 के अंदर कापलन नामक साइंटिस्ट ने दी थी, कापलन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके रेफरेंस में रहते हैं और अपनी बॉडी के अंदर इवन जो एक ब्लड प्रेशर रहता है इसकी वैल्यू 120/80 मिलीमीटर mmHg रहती है। तो ये मिलीमीटर mmHg की जो वैल्यू रहती है ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जिसमें ऊपर की वैल्यू 120 है वो सिस्टोलिक है और 80 जो वैल्यू है वो डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जब हृदय प्रेशर देता है तो सिस्टोल डायस्टोल, तो ये प्रक्रिया साइमल्टेनियसली साथ में चलती रहती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 सही होगा। इवन यहाँ पे ललिता पवार कहां जा रहे हो, 3 पे जा रहे हो। ओके, आईपीएस गीता मेघवाल 1st पे जा रहे हो, गलत ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में आप लोग 80/120, अच्छा आपका माइंड ये कह रहा है कि 80 पहले आता है 120 बाद में आता है, इसलिए हम लोग उस पे चलेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। सिस्टोल और डायस्टोल की वैल्यू होती है जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पौधे का एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा उसको इलोंगेटेड किया जाता है, उसको संवर्धित किया जाता है। तो गन्ना या फिर सुगर कैन, जिसको सैकेरम ऑफिसिनेरम कहते हैं, इसको संवर्धित करने का जो कारण है वो कायिक प्रवर्धन ही क्यों है? तो इस विचार का रीजन ये है कि गन्ने में कभी बीज नहीं लगते, इसलिए उसकी शाखा को काट के जमीन में डालते हैं। फिर अगले टाइम बीज तो है ही नहीं, शाखा को काटा जमीन में, फिर शाखा को काटा अगले साल फिर जमीन में, तो बीज नहीं होने के कारण ये प्रोसेस इसके अंदर रिपीट करवाए जाते हैं। ओके, सो थैंक यू। इसमें बीज पैदा नहीं होते, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है, ये तो आनुवंशिक गुणवत्ता अपने आप बनती है क्योंकि ये क्लोन होते हैं, फोटोकॉपियां तैयार होती है इसके अंदर। तिरखा रोग का प्रभाव क्षेत्र घट जाता है और बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती। सारे ऑप्शन यहाँ पे खोटे हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है। और इस प्रश्न का आप लोग आंसर करना। ओके, प्रश्न का आंसर करना फटाक से। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पौधों में जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दरमियान क्लोरोफिल उसमें वर्क करता है। बाकी जेंथोफिल जो होता है, ये जेंथोफिल प्रकाश के रेस्पेक्ट में वर्क नहीं करता है। फूलों के अंदर जितने भी उसमें बाह्य दल होते हैं उन सभी को कलर प्रोवाइड करने का काम जेंथोफिल्स करता है। टमाटर के अंदर भी लाइकोपिन होता है, उसके साथ में जेंथोफिल भी होता है। कैरोटीन गाजर के अंदर बहुत ज्यादा होता है, इवन गाय के दूध में भी ये प्रेजेंट होता है। और चौथा देखा हीमोलिम्फ आपकी बॉडी के अंदर होता है, और उसके साथ में हीमोलिम्फ, हीमोसाइनिन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं तिल चट्टे के रक्त में। और तिल चट्टे का रक्त जो है वो येलो कलर का ज्यादा होता है, उसका रीजन हीमोलिम्फ, हीमोसाइनिन, जो कॉपर उसमें प्रेजेंट होता है। अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जिसका सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है, जबकि हीमोसाइनिन जिसमें होता है उसमें बॉडी के अंदर ब्लड का रंग येलो टाइप्स का होता है और उसमें कॉपर मोस्टली पाया जाता है। सो थैंक यू। हाँ संजय जी, दोनों हाथों से लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और आवत जावत रसीते सिल पर परत निशान। यही है मैक प्रैक्टिस, मैक का मैक परफेक्ट। यानी कहते हैं ना कि आप सीख करके हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है। तो दैट इज डिपेंड ऑन योर आर्ट, दैट इज डिपेंड ऑन योर वर्किंग कंडीशन ऑफ योर ब्रेन। आप जितना यूज लोगे, ये ब्रेन बहुत मतलब एक लो टाइप का, आप जितना पूछोगे उस चीज का आंसर भी देता है, लेकिन चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं पूछोगे तो कुछ आंसर भी नहीं देता है। ओके,
तो वनस्पति तेलों का वनस्पति घी में जो परिवर्तन होता है वो किसके माध्यम से होता है? फर्स्ट में है वाटर का कैटालाइसिस करवा दो, जल का अपघटन करवा दो, उससे होता है, या एगार एगार के संयोजन से होता है? एगार एगार का संयोजन इसमें नहीं होता है। थर्ड दे रखा ऑक्सीकरण द्वारा, वायु तथा एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, या फिर हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए चौथा ऑप्शन हाइड्रोजनीकरण सही हो जाएगा। वनस्पति तेल एक असंतृप्त संरचना होती है जिसको हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के माध्यम से वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, जो एक संतृप्त या सैचुरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें प्रोसेस कुछ इस टाइप्स का होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with H2 in the presence of nickel, palladium and platinum. Anyhow, one catalyst will be appropriate for this reaction and reaction will be occur in the presence of H2. हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एंड आफ्टर दिस रिएक्शन देयर आर दैट इज अनसैचुरेटेड दैट इज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। And unsaturated hydrocarbon will be converted into CH3 single bond CH3, that is ethane, and that is ethene. So ethene convert into ethane, so we can say unsaturated hydrocarbon will be convert into saturated hydrocarbon. तो ये वनस्पति तेल जो होते हैं उसमें असंतृप्त को संतृप्त में बदला जाता है। वनस्पति तेल जमता नहीं और वनस्पति घी उखड़ता नहीं है। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा यहां पर मिसमैच पाया जाता है। उसका जो मेन रीजन रहता है वो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के माध्यम से होता है। साबातीय सैंड में रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, वाटर संवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एगार एगार का यूज लेते हैं। सही लिखा है संजू जी आपने। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमेह डायबिटीज, और डायबिटीज जिसको हो रखा है डायबा केयर का यूज करो, एकदम शानदार सही हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। धरती पर इवन हर एक चीज का तोड़ है ना। सो मधुमेह के रोगियों को मधुमेह कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पाद जो एस्पार्टम है, ये किस वर्ग से संबंधित है? अच्छा, एस्पार्टम एक शुगर है जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट चाय शक्कर घोल करके नहीं पी सकते, नहीं तो और ज्यादा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। संजू जी क्या गजब एक्सप्लेन कर रहे हो, जिलेडियम और ग्लिसरेला। ओके, तो मधुमेह जिनको होता है, डायबिटीज जिनको होता है, वो डायबिटीज के अंदर मोस्टली जो यूज करते हैं उसमें एस्पार्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि एस्पार्टम है तो एक कार्बोहाइड्रेट लेकिन ये शुगर फ्री होता है। इसमें जितना भी शुगर है उसका बॉडी के अंदर डाइजेशन हो जाता है। ओके, तो सही है, पेप्टाइड्स है, पॉलीहाइड्रिक एल्केलॉइड्स कुछ भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? आप लोग देख रहे हो यहां पर एक तरफ न्यूक्लियर बम है और एक तरफ हाइड्रोजन बम है, और इस हाइड्रोजन बम का सबसे पहले इन्वेंशन, खोज करने का श्रेय किस साइंटिस्ट को जाता है? फर्स्ट में लिखा है रॉबर्ट ओपेनहीमर। रॉबर्ट ओपेनहीमर नहीं है यहां पे, अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन और एडवर्ड ऑलवेयर। अब बताइए कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का खोज किया था? सैमुअल कॉल्ट जो है उन्होंने सबसे पहले रिवॉल्वर की खोज की थी, है ना, सैमुअल रिवॉल्वर। ओके 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 सर, ओके सर। सो हाँ, तो यहां पर एडवर्ड टेलर यहां गलत हो जाएगा, एडवर्ड टेलर का भी नाम आता है, सैमुअल कोहेन, आइंस्टीन, तो सबसे पहले रॉबर्ट ओपेनहीमर साइंटिस्ट यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलिए भाई साहब, एक नए जोश और जुनून के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिनेमा का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट, सिनेमा जगत के अंदर जो क्रांति लाने वाले साइंटिस्ट थे, थॉमस अल्वा एडिसन भाई साहब। इन्होंने इवन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क किया। थॉमस अल्वा एडिसन, आपके घर के बाहर जो KWH में मीटर लगा हुआ है, आप लोग बस उसमें मेजर करते हो, जाकर के यूनिट देखते हो, लेकिन उसमें क्या फंक्शनिंग है उसके पीछे उस आदमी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मीटर बनाने के पीछे इतना वो डेडिकेशन था, लेकिन ये वर्क जो किया है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के रूप में किया। क्वेश्चन आया है कि सिनेमा का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया है? तो यहां पे आएगा निकोलस जीन लूमिये। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सिनेमा जगत की नींव रखी थी। विलियम मर्डॉक है या ब्रेडन बर्गन है? ओके, हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई साहब? बताइए, हीमोग्लोबिन क्या संरचना है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन की संरचना है? मानव शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन की संरचना जिसमें दो प्रोटीन एक कोएगुलेटेड पाए जाते हैं।
जिसमें हीम भी होता है और उसके साथ में ग्लोबिन की संरचना भी होती है। तो हीम और ग्लोबिन ये दोनों स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है, जिसमें हीम प्लस ग्लोबिन जो रहते हैं वो एक कोएगुलेटेड स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की। ओके, दैट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जैव उर्वरक, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक जैव उर्वरक से अधिक अच्छे पाए जाने का मेन रीजन क्या रहता है? प्राकृतिक जैव उर्वरक जो रहते हैं, नेचुरल जैव उर्वरक, वो कृत्रिम या रासायनिक जैव उर्वरक से अधिक अच्छे होते हैं, एक एफिशिएंसी ज्यादा होती है। क्या रीजन होगा? रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन क्षमता कम होती है, जैव उत्पादकों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, जैव उत्पादक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं, या रासायनिक उर्वरक विषैले होते हैं। तो एक ही रीजन है कि इनकी जो प्रोडक्शन पावर होती है वो बहुत हाई होती है जैव उर्वरकों की। रासायनिक उर्वरक जो है वो बंजर भी कर देती है, इवन सारी सिस्टम उसके अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन दे रखा है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या रहता है? मायोपिया, मायोपिया जिसको आप लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हो, और दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जानते हो। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, यहां पर हाइपर मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपर जो वर्ड रहता है ये दूर दृष्टि दोष के लिए रहता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया रहता है। तो इसको समीप दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हो। और निकट दृष्टि दोष जो रहता है, इस निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यस, अवतल लेंस का भी यूज करते हैं, अवतल लेंस का इसके अंदर यूज किया जाता है। कुछ लिखना चाह रहे हो? यस, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर भी दे रखी है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं कभी भी दिखाई नहीं देती है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। प्रश्न पूछा है कि सूर्य का टेम्परेचर हम तक जो पहुंचता है वो कौन से माध्यम में? तो ऐसा माध्यम जिसके अंदर न तो पदार्थ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और न कणों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ओनली हीट चलती है, तो उस प्रोसेस को विकिरण के नाम से जानते हैं। सूर्य का प्रकाश अपने तक पहुंचने में विकिरण माध्यम से पहुंचता है। ओके, चालन संवहन दोनों के अंदर पदार्थ का तापमान का टेम्परेचर जो है उसमें थोड़ा सा मिचमैच मामला रहता है। पिक्चर बिफोर रेटिना, आफ्टर रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। बात आ रही है थर्मोस्टेट पर। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें ऐसा क्या होता है जो थर्मोस्टेट करता है, टेम्परेचर को मेजरमेंट रखता है। आपने प्रेस देखी होगी, प्रेस जब भी काम करते हो उस प्रेस के अंदर एक द्विधातु पत्ती लगी होती है। आप एक करंट का फ्लो कर रहे हो और एक नीचे एक ब्लेड और लगी होती है। जैसे ही ये ब्लेड यहां से सोल की कांटेक्ट में रहती है, और जैसे ही प्रेस का सोल गर्म होता है, ये जो प्लेट है नीचे वाली, ये पत्ती थोड़ी सी मुड़ जाती है नीचे की तरफ, और जैसे ही ठंडी होती है तो वापस ये ऊपर जाकर के कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही गर्म होती है थोड़ा सा लूज होता है कनेक्शन, जैसे ये ठंडी होती है वापस कनेक्शन हो जाती है। ये ऑटो मोड पे सिस्टम काम करता है, और सेम का सेम ऑटो सिस्टम इसमें होता है, मतलब एक द्विधातु पट्टी लगी होती है। पारद संबाती नहीं होता है, चालू बंद नहीं होता है, फ्यूज भी इसमें नहीं लगा होता है। एक द्विधातु पट्टी होती है जिसको थर्मोस्टेट के रूप में काम में लेते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? एक नहीं, हजारों बार पूछा गया। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को हटा करके यहां पे क्वेश्चन पूछा है सुस्पष्ट दृष्टि, और ये होती है 25 सेंटीमीटर। अच्छे से ऑप्शन करना, 25-25 दिख रहा, कहीं टिक हो गया ना मिलीमीटर पे, जिंदगी भर पछतावा रह जाएगा। काश वो दिन याद करो जब मैं मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर करके आ जाता, है ना। नेक्स्ट, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? फ्यूज तार आप लोग देखते हो कि इस बॉक्स के अंदर जो फ्यूज तार इवन लगा होता है, इस फ्यूज तार का सिस्टम कैसे वर्क करता है। इनके बीच में एक फ्यूज तार लगा देते हैं। अब ये फ्यूज तार जो यूज करते हैं वो किस टाइप्स का होना चाहिए? तो फ्यूज तार का जो गलनांक है वो सबसे कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए इसका। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए, और इसके साथ में इसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहां पे थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड।
उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम होना चाहिए और प्रतिरोध हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए। उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध गलत होगा यार, अल्प गलनांक और अल्प प्रतिरोध ये भी गलत हो जाएगा, उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध अगेन गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस जो है बॉडी के अंदर कौन सी संरचना को नष्ट कर, बॉडी के अंदर कौन सी संरचना को नष्ट करता है एड्स? हाँ बताइए, इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करना। क्या हो जाएगा? देव सर की लाडली कविता जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है, तो ऐसा वो किस लिए कर पाता है, ऐसा किस कारण उसके अंदर होता है? अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग कर लेता है। मांसपेशियों में पानी का स्टोरेज होता है, जरूर होता है, जिसके कारण ऐसा चलता है। अपने कबूद या फिर कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया का प्रयोग करके, या पानी के प्रयोग को कम करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमेशा सेकंड रहेगा। अपनी बॉडी के अंदर कुबड़ में वो फैट का जमाव कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? पृथ्वी के ऊपर अपमार्जक, अपमार्जक का मीन अगर देखा जाए तो जितना भी यहां पर कूड़ा कचरा है उस सभी को ह्यूमस में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं उसको अपमार्जक कहते हैं। इसके वेंजर ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, इसके वेंजर, इसके वेंजर, इसके वेंजर ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। और इसके वेंजर ऑफ अर्थ जो है वो कौन होते हैं? तो ये जीवाणु और कवक होते हैं। मृदा और जल नहीं होते हैं, पक्षी नहीं होते हैं, पशु भी नहीं होते। इवन छोटे छोटे जो अंश होते हैं उन सभी को नष्ट करने का कार्य जो करते हैं वो हमेशा जीवाणु और कवक करते हैं, और कवक सबसे बेस्ट माने जाते हैं। फंजाई जो रहते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण का वह भाग जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? सूर्य के अंदर बहुत सारा प्रकाश आता है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को इवन कुछ भी चेंज नहीं करता और वापस जिस टाइप में आया उसी टाइप में चला जाता है, तो उसको धवलता कहते हैं, या शून्य होता है, या अवशोषण है, या एलनिनो प्रभाव होता है। एलनिनो और ला निनो ये धरातल और पानी के टेम्परेचर को मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ घटनाएं चलती है, आप जानते होंगे अच्छे से इसके बारे में। ये मुख्य जो रहता है वो धवलता होता है। सौर विकिरण का वह भाग जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है तो उसको धवलता के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का एक पुंज, देखो क्या क्वेश्चन दिया, रेड, ग्रीन और ब्लू प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, ये तीनों प्राथमिक कलर है और प्राथमिक कलर अगर मिल जाते हैं तो सफेद दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। यस, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का जो पीएच है वो विशेष मृदा से मापित किया जाता है, तो मृदा क्या लिखा है, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में मापित करते हैं। क्या उसमें ऐसा फैक्टर होता है जिसके कारण पीएच को मेजरमेंट किया जाता है? अम्ल का अंश होता है जिससे पीएच होता है, या लोहे और चूने के अंश होते हैं, उत्पादकता से मापते हैं, या कोई फैक्टर नहीं है जिससे पीएच को मापा जाता है? पीएच को मापने के लिए सबसे बेस्ट जो फैक्टर वहां मिलता है वो होता है अम्लीय अंश। आपके खेत की मृदा 3-4 जगहों से सैंपल लो और उसको आप केवी के ले जाते हो कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वहां पे उस मृदा को, मिट्टी को डिस्टिल्ड वाटर के साथ में मिलाते हैं और फिर मशीन के अंदर पीएच मीटर मशीन होती है उसे मेजर कर लेते हैं आपके खेत की अम्लता कितनी है। फिर उसके आधार पर जो वहां पे पेडोलॉजिस्ट बैठते हैं, भूवैज्ञानिक बैठते हैं, वो उसको मेजर करवाते हैं कि इसमें जिप्सम डालना है कि कैल्शियम डालना है कि चूना डालना है, ये सारी चीजें उसमें मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए या फिर ये तापीय संयंत्र की बात हो रही है, पैदा करने के लिए कौन सा कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त रहता है? बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है, या फिर पीट है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो वही तो काम आएगा ना। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट ये रहते हैं, तो एंथ्रेसाइट को सबसे मोस्टली यूज लेते हैं, एबेंडेंस इसका यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन होता है जब भी एक्सप्लोजिव होता है कोहेन के अकॉर्डिंग,
तो नाभिकीय विखंडन में हल्के और छोटे नाभिक निर्मित होते हैं, बड़ा नाभिक टूटता है जिसमें नेपच्यूनियम, पोलोनियम, यूरेनियम टूटते हैं और छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो निकलती है वो कौन से रूप में निकलती है? प्रकाश, ऊष्मा, रासायनिक या यांत्रिक? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में निकलती है। ओके, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और इनके समपोषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्वेश्चन यहां पे दे रखा है कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेज और हड्डियां और इन सभी को पोषण देने का काम, इनको संपोषित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सिलिकॉन। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं रहेगा, यहां पर कैल्शियम सही होगा। और यही कैल्शियम है जिससे हड्डियां और दांत निर्मित होते हैं। दांतों के अंदर तो जो इनेमल पाया जाता है ये शरीर की सबसे कठोर संरचना के रूप में भी मिलता है और कठोर संरचना जो इनेमल है ये कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। सूत्र इसका होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस, तो ये इससे भी निर्मित होता है। ओके, कैल्शियम यहां पे संपोषित करता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? यस, कमेंट करना। और ओपीजी कहां गए? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन बताया था, पिताजी। पीतल, तांबा प्लस जिंक से निर्मित होता है। तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और लेड का। टिन जिसको SN लिखते हैं और लेड जिसको PB लिखा जाता है। टिन और जिंक का, टिन मतलब ये SN और जिंक का मतलब ZN। थर्ड है जिंक और लेड से, जिंक मतलब ZN और लेड का मतलब PB। और फोर्थ है कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर प्लस जिंक से। कौन सा यहां पे घटक सही हो जाएगा जो सोल्डरिंग को फॉर्मेशन करता है? सोल्डरिंग करने के लिए हमेशा सीसा यानी कि लेड, सीसा, और उसके साथ टिन, दोनों का यहां पे यूज लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे फर्स्ट सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहां पे गलत है। संजय जी आप सेकंड पे चल रहे हो, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे जो छिद्र होते हैं वो किस लिए होते हैं? और ये अच्छे से स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, काफी सदियों के बाद में देखने को मिली होगी शायद स्ट्रक्चर। और इस चिमनी के अंदर देखो तो यहां पे इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं नीचे के छिद्र में, और वापस यहां से इसका एग्जॉस्ट सिस्टम काम करता है। होता ना ऐसा सिस्टम? तो प्रश्न पूछा है कि उसके नीचे के भाग में छोटे छोटे होल या छिद्र किस लिए होते हैं? वे धुआं निकलने के लिए रास्ता देते हैं। रास्ता तो भाई साहब ऊपर के जो पोर्शन होते हैं वहां से निकलते हैं। तल को नीचे से देख सके इसलिए इसमें देख रखा गया, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे इसलिए होता है, या उत्पन्न हुई गर्मी को दूर कर सके। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सॉलिड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, हाँ, ये भी साइंटिस्ट का अपने आप में बहुत दिमाग चला होगा, तब जाकर के धरती पे चीज आई होगी। इवन एक एक चीज के अंदर, और आप लोग जहां पे बैठे हो एक पेन का निब आप लोग जहां पे रख लो, इतना भी पॉइंट आपके सामने नहीं दिखेगा जहां पे साइंस नहीं लगी हुई है ना। लिखते हैं ना कि अवर लाइफ इज कैनॉट पॉसिबल विथआउट साइंस। विज्ञान के बिना जीवन संभव ही नहीं है। आप तो कहते होंगे सर बाल, त्वचा, कपड़े, पेन, एक एक चीज के अंदर विज्ञान लगा हुआ है। कोई भी आप सिंगल पॉइंट रख दो वहां पे साइंस नहीं हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का जो साधारण तापमान है, टेम्परेचर है, कितना होता है? मानव शरीर का साधारण टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब इतना पॉसिबल थोड़ी ना होता है। 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, गलत हो जाएगा, मरवाओगे किसी को बेचारे को। 82.4 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल नहीं है, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 37 डिग्री, जिसको राउंड फिगर में 36.9 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता, थर्ड ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे ज्यादा जो कारगर होते हैं वो विटामिन के होता है। तो विटामिन के यहां पे रहेगा, ये विटामिन के, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। और विटामिन के जो मिलता है ये फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन, और ये फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का बढ़ाने का काम करता है। ओके, ब्रेन हेमरेज इसकी कमी से हो जाता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स और वाई दोनों होते हैं, दोनों वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एक अंडा है जो अभी तक अनिषेचित है, मतलब अभी तक स्नेह मिलन नहीं हुआ है। शुक्राणु अपनी अलग जगह पे घूम रहा है और अंडाणु कहीं अलग जगह पे घूम रहा है, दोनों का आपस में निषेचन नहीं हुआ है। तो एक अनिषेचित अगर अंडा होगा तो वो फीमेल पोर्शन ही होगा, नो डाउट है।
और उसमें हमेशा एक एक्स गुणसूत्र होगा, दो एक्स गुणसूत्र पॉसिबल नहीं है। दो एक्स गुणसूत्रों ने पीछे से नर का भी एक्स या वाई में से कोई एक आ गया तो ट्रिपल हो जाएगा, जिससे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट कितना होता है? निबल होता है, बिट है, बाइट है, फिर बाइट के बाद में फिर आप चले जाते हो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेप्टा, पेंटा, ऐसे आगे जो चलते रहते हो। उस सिस्टम के अंदर 1 किलोबाइट जो होता है, 1 KB होता है, उसके अंदर 1024 बाइट भी होता है ना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? मस्त क्या फ्लाइट यहां पे टेक ओवर कर रही है और टेक ऑफ कर रही है। ये जो फ्लाइट है भाई साहब, ये बनाने में राइट ब्रदर्स को 16 साल का समय लगा था, और इन्होंने कहा कि धरती पे हम तहलका मचा लेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, हवाई जहाज को उड़ा देंगे, आपको उड़ा देंगे, टेबल, पंखा, कुर्सियां जो भी धरती पे सभी को उड़ा लेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, क्या हो गए? लेकिन इन्होंने माना नहीं और अपने अभियान के अंदर लगे रहे। इवन 16 साल के अंदर सक्सेस हुए राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। तो अपने पैशन के अंदर, अपने सपने के पीछे आप लोग जुनूनी हो जाओ, पागल हो जाओ। जब गली के लोग बोलने लगे ये पागल हो गया, उस दिन सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। तो अपने पैशन के अंदर, अपने सपने के पीछे इतने जोश और जुनून के साथ में लगे जाओ। तो भाई साहब वो राइट ब्रदर्स थे, जिन्होंने ऑलिव और विलियम राइट्स थे, जिन्होंने सबसे पहले इस हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हेनरी फोर्ड, कार्ल बेंज, बोइंग, ये सारे के सारे व्हीकल से रिलेटेड है। कार्ल बेंज साहब बैठे जिन्होंने कार का आविष्कार किया था। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, बहुत अच्छे लोग हैं जिनका दिमाग कितना कूल होता था। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ध्यान से समझना, एक रबड़ की गेंद है जिसको 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरातल पर गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद, ठप्पा खाने के बाद, धरती से टकराने के बाद उसका वेग और ऊर्जा का बिल्कुल भी वहां पे कोई नुकसान नहीं होता है, ना तो उसका वेग बदलता है ना उसकी ऊर्जा बदलती है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? गेंद जो है वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी जब उसकी ऊर्जा और वेग का कोई नुकसान नहीं हो रहा? तो 2 मीटर से अगर आई है तो वापस भी 2 मीटर तक जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा जितनी है उतनी ही उस सिस्टम के अंदर पड़ी है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इस गुण को इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं रबड़ के अंदर। चलो नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय जो आपका है वो कितनी बार धड़कता है? अब वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। कहीं आपराधिक आपातकालीन परिस्थितियां होती है तो हृदय भाई साहब 72 टाइम की जगह तो 100 से भी क्रॉस हो जाता है। ये आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन एक स्वस्थ, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ओके, तो 72 टाइम इन 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सही हो जाएगा। कितनी मस्त यहां पे हृदय की संरचना दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय क्या है? उपापचय जिसको आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हो, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्या है? जैव अणुओं का संश्लेषण है, जैव अणुओं के टूटने की प्रक्रिया है, जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना दोनों है, या जैव अणु का पुनरावर्तन की प्रक्रिया होती है। तो जैव अणुओं का टूटना, वापस निर्मित होना, कैटालाइसिस होना और डीकैटालाइसिस होना या मॉडिफिकेशन होना, ये सारा का सारा मेटाबॉलिज्म होता है। कैटालाइसिस और एनाबॉलिज्म दोनों प्रक्रिया चलती है इसके अंदर। तो टूटना और निर्मित होना। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं? अपनी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, भोजन का पाचन करने के लिए कितने प्रकार के आप लोग एंजाइम यूज करते हो, वो सारे के सारे एंजाइम इवन प्रोटीन होते हैं, ना तो एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, लिपिड नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले जोसेफ ऑस्टिन ने किया था। जोसेफ ऑस्टिन, लियोनार्डो दा विंसी इन्होंने नहीं किया था। डेनिस गोसन गलत हो जाएगा। जोसेफ ऑस्टिन ओके, सो यहां पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, जोसेफ ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति से रिलेटेड जो लॉ है वो सबसे पहले किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, जोनिस केपलर ने, इसाक न्यूटन ने, या फिर गैलीलियो ने? तो ग्रहों की गति के अंदर जो नियम दिया था, ये हमेशा एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है।
इनके अंदर समय का जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है वो इक्वल रहता है, बीच में जो एरिया का जो एक मेंटेनेंस होता है वो भी इसमें इक्वल रहता है। तो ये सारा का सारा जो नियम दिया था ये केपलर साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है राजेश जी वर्मा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो ये किरमिजी लाल रंग होती है, आपने देखा होगा बुनसेन के अंदर ज्वाला जो निकलती है वो किरमिजी लाल रंग की होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड की जगह फोर्थ सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं और इसमें जो रंग आता है वो स्ट्रोंशियम के कारण आता है, स्ट्रोंशियम SR। एक आलू के कंद को 2 भागों में उसको काट दो, फिर उसके ऊपर एक जो कटा हुआ भाग है उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दो, तो इस आलू के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का यूज लेते हैं और आयोडीन जैसे ही उस स्टार्च के ऊपर जाता है तो जाने पर उसका जो रंग है वो नीला, भूरा, ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। तो भूरे से नीला काला होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। संतरा लाल नहीं होगा, गुलाबी नहीं होगा, हरा रंग नहीं होगा। ओके, तो ये स्टार्च का परीक्षण करने के लिए यूज में लिया जाता है। बड़े प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं जितने भी प्रश्न हैं आज किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, बिना पूछा एक भी प्रश्न आज मैंने पिकअप नहीं किया आप लोगों के लिए। ओके, हौसलों से कुछ नहीं होता साथियों, होता है बिल्कुल हौसलों से होता है, परों से कुछ नहीं होता है। तो EEG जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, और ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी की जो प्रक्रिया है किसके अभिलेखन के लिए प्रयुक्त की जाती है? हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, ये तो ECG से काम चल जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, फेफड़ा, मस्तिष्क, ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी करवाई जाती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ये मस्तिष्क के लिए होती है और पेशियों के लिए मायोलॉजी होती है। इलेक्ट्रो MYO के नाम से जानते हैं, तो EYO चलता है। तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। और ये मस्तिष्क पर सारी की सारी सेंसर्स लगा करके आपका मस्तिष्क किस प्रकार से कितना वर्किंग कंडीशन के अंदर सारी चीजों को मेजरमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का जो रंग है वो कुछ पीलापन लिए हुए होता है? फर्स्ट में देखा जेंथोफिल, ये प्लांट्स में स्ट्रक्चर होती है, प्लांट्स में होती है। राइबोफ्लेविन, ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। राइबुलोज गलत हो जाएगा। कैरोटीन ऑप्शन यहां पे फोर्थ सही हो जाएगा, है ना। और यही कैरोटीन गाजर के अंदर भी होता है, गाय के दूध में भी होता है। तार सड़क कब आसानी से टूट जाती है? तार सड़कें जो होती है उसमें आजकल प्लास्टिक का यूज लिया जाता है। वाटर जब पानी पड़ता है तो डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, तब टूट जाती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो गर्मी में नहीं टूटती है, शीत में नहीं टूटती है, बारिश के मौसम में टूट जाती है। और व्यस्त ट्रैफिक भले कितना भी हो, आजकल रोडों को इतना मॉडिफाइड किया जा रहा है, शानदार, बरसात के पानी में जरूर अभी कुछ प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किसके कारण होता है? पीलिया, मानव शरीर में पीलिया होता है, जॉन्डाइस होता है, तो ये यकृत के अंदर कुछ एरर के कारण उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में नहीं है। मस्तिष्क में याद रखना, एक तो परकिंस रोग हो जाता है, दूसरा एल्जाइमर रोग होता है, तीसरा जो रोग यहां से पूछा जाता है वो मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, 3 झिल्लियां जिसके अंदर DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पारामीटर कहते हैं। और इन झिल्लियों के अंदर जब सूजन आ जाती है तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है, तो वो रोग भी मस्तिष्क से रिलेटेड रहता है, जो झिल्लियों के अंदर सूजन के कारण आता है। मस्तिष्क में झिल्ली रहती है और झिल्ली में सूजन आ जाती है, तब भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। यकृत के कारण उत्पन्न होता है, सही है। पीलिया गुर्दे में नहीं होता है, प्लीहा में नहीं होता। ये प्लीहा जो रहता है इसको स्प्लीन कहते हो, ये स्प्लीन। और ये स्प्लीन मानव शरीर के अंदर ब्लड बैंक भी है। मानव शरीर के अंदर जो प्लीहा है ये RBC को नष्ट भी करता है, रक्त कणिकाओं को यहां पर नष्ट भी किया जाता है। ओके, दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत के आधार पर कौन सा यंत्र यहां पे निर्मित होता है? दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत पर ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करना। कैमरा है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, सिनेमा जगत है, या फिर पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप के अंदर समतल दर्पण यूज होता है, युद्ध के अंदर, पनडुब्बियों के अंदर इसका बहुत यूज लिया जाता है ना। ओके ओके ओके, अरे अरमान बीर लिचाना, कहां बर्थडे की पार्टी को सेलिब्रेट करते हो?
ब्लड बैंक ऑफ, हाँ गणेश जी चौधरी सही है, डोकिया। आरबीसी को कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, गुड गुड। महेश जी डी पे चल रहे हो, ओके, अलवर की धरती से। तो इसका जो यूज है वो सिनेमा जगत के अंदर होता है। पक्षदीप्ति सिद्धांत में, पक्षदीप्ति सिद्धांत आप जहां बैठे हो वहां उसके पीछे से फोकस आता है, आगे पर्दे के ऊपर, है ना, प्रोजेक्टर सिस्टम से काम करता है, पक्षदीप्ति सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम मोस्टली कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर जो काम करते हैं उसके अंदर हमेशा नाभिकीय विखंडन होता है, जिसमें यूरेनियम, पोलोनियम का यूज किया जाता है। और इसमें ईंधन जो मुख्य काम होता है उसमें यूरेनियम को यूज लेते हैं, इतना कोयला, रेडियम, डीजल को इतना यूज नहीं लेते हैं। यूरेनियम 235 का यूज मोस्टली उसमें लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ का घनत्व या डेंसिटी, जैसे आप उसको गर्म करोगे तो तरल पदार्थ की जो डेंसिटी है वो हमेशा घटनी स्टार्ट हो जाती है ना। हर एक की डेंसिटी गर्म करोगे तो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, सही है, बढ़ती कभी नहीं है, बदलती नहीं है, दबाव के अनुसार घटिया बढ़ सकती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है? आपके पास में सामने जो दीवार घड़ी लगी हुई है उसमें छोटा सा सेल डालते हो, उसमें वही घटना होती है, एक उसमें ऊपर की तरफ एनोड होता है और नीचे की तरफ इसमें कैथोड होता है। एनोड जो होता है इसका वो पॉजिटिव पोल होता है और इसमें जो कैथोड होता है वो इसका नेगेटिव पोल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है, ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ये गैल्वेनिक सेल है। तो इसके अंदर जो एनोड जो बना होता है वो एनोड इसमें नीचे की तरफ होता है और कैथोड इसमें ऊपर की तरफ होता है, ऐसा होता है। और एनोड जो इसमें निर्मित होता है वो हमेशा जिंक से होता है। एनोड हमेशा जिंक से निर्मित होता है, क्योंकि आपके माइंड में वही रहता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दो टाइप्स के सेल होते हैं। तो ये प्राथमिक सेलों में, शुष्क सेल में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके बीच में कुछ अंतराल छोड़ना बहुत आवश्यक होता है, क्या कारण है? अच्छा, इसलिए छोड़ते हैं ताकि लोहे की बचत की जा सके, या सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चलती हुई ट्रेन के भार वहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है, इसलिए गैप छोड़ते हैं, या फिर ग्रीष्म काल में विस्तीर्ण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। फोर्थ ऑप्शन इज अ सॉलिड। ओके, क्लास कितने बजे तक चलेगी? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी माइंड को ये सजेशन दो कि क्लास अभी स्टार्ट हुई है, पीछे कितनी जा चुकी है वो छोड़ो, है ना, रातें कितनी बीत चुकी वो सितारों से पूछो, पानी कितना बह चुका वो इन नदियों के किनारों से पूछो। तो ये सारी पूछने वाली चीजें जो है छोड़ दो और अभी माइंड को ये रेस्पॉन्ड करो कि अभी मैं क्लास के अंदर आकर के एंटर होकर के बैठा हूं, और एक दूसरे को हालचाल पूछ लो मस्त वाले, और उसके साथ में क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं। सो अगेन मोस्ट वेलकम, सफलता की चाह रखने वाले, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी आप सभी का आज की क्लास में पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन के साथ में क्लास का आगाज करते हैं। सो नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ में आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी का प्रयोग करने के लिए कौन सा प्रैक्टिकल करवाया जाता है? ओके, गुड मॉर्निंग। तो एक्स किरणें डालते हैं, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो अल्ट्रासाउंड की किरणें डालते हैं जिसको आप लोग यूएसजी कहते हो, अल्ट्रासाउंड ग्राफी, यूएसजी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी की प्रक्रिया होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के टायर अच्छी तरह से फूल करके एकदम टाइट बनाए जाते हैं ताकि ईंधन की खपत कम हो। टायर में हवा कम होगी तो गाड़ी को लोड लगेगा, और फूलाते हैं ताकि ज्यादा फूलेगा तो घर्षण भी अधिक क्रिएट होगा, जिससे वाहन सड़क के ऊपर अच्छी मजबूती बना सके। ओके, तो सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने के लिए, भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, फिसलने से बचने और न्यूनतम घर्षण के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा तेज गति और ईंधन की बचत है। तो तेज गति के साथ में वाहन को अच्छी तरह टायर फुलाने पड़ते ताकि फिसलन से बच सके और घर्षण कम से कम हो। रेशम के कीड़े पालने की जो प्रक्रिया होती है भाई साहब, रेशम कीट पालन तो सेरिकल्चर होता है, अच्छे से जानते भी होंगे। एपीकल्चर, ये एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीकल्चर, ये मछलियों के पालने से रिलेटेड होती है। आप मछली भी पाल सकते हो, मछली जरूरी नहीं है, मछली, मछलियां, मछलों सभी को पाला जा सकता है। सेरिकल्चर सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये है रेशम कीट पालन। कोकून, सेरिसिन, फाइब्रिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें उसके अंदर रहती है। सो अगेन गुड मॉर्निंग,
मानव रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड के अंदर 90 से 92% तक होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता कहां पे होती है? मांसपेशियों में। और वो भी कौन सी मांसपेशियां? तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो आपके हृदय को होती है। बिना थके ये लगातार काम करता रहता है, तो हृदय की धड़कन के अंदर ज्यादा यूज होता है ना। मांसपेशियों के संकुचन में, तंत्रिका आवेग में होती है सोडियम पंप, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो हृदय की धड़कन में यूज होता है। ओके, यस। और क्लास जो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां जाकर के आप ज्वाइन हो जाओ तो आपको पीडीएफ, इवन हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर संकल्प क्लासेज बाड़मेर के नाम से ऐप प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लो, बहुत आनंद आएगा। प्रीमियम क्लास है, एक से बढ़कर के एक, इवन हर एक सिलेबस की जानकारी आपको वहां से मिलेगी। पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो भाई साहब, पोलियो वायरस के कारण फैलता है, जिसके कारण अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो प्रभावित होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ में मानव शरीर के अंदर लकवा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस पोलियो को बाल पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं। बाल पक्षाघात के नाम से जाना जाता है। तो ये बाल पक्षाघात है और ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर की वह प्रक्रिया है जिससे रेफ्रिजरेटर आप चालू करते हो, अंदर सब्जियां काफी दिनों तक पड़ी रहती, खराब नहीं होती है। कारण अंदर जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, कोई भी किसी भी टाइप्स का आइटम बैठा है अगर सब्जी के अंदर, उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है। न वह ग्रोथ कर पाता है, न जनरेशन कर पाता है, न वहां पे रिप्रोडक्शन हो पा जाता है। ओके, तो कार्य क्षमता जो है वो रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, कीटाणु भरे जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही होगा। सो मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, फसल चक्र को अपनाने से, फसल चक्र अपनाओगे, अगर आप जीरे की फसल को बो रहे हो, 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, छठा, 9वां, 15वां, 20वां, 25वें साल जीरा ही जीरा है, लास्ट में जमीन कहेगी अरे कुछ तो अलग कर, एक ही काम को किए जा रहा, कुछ तो अलग करो, उसकी उत्पादकता घट जाती है। लेकिन फसल चक्र को अपनाओगे, बार बार चेंज करके बोओगे, उत्पादकता इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो क्षमता बढ़ जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा। फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, गलत हो जाएगा। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बहुत सॉलिड ऑप्शन है। जल की मात्रा बढ़ेगी नहीं, कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या है? आंसर करना। पेस मेकर जो रहते हैं आपकी हृदय की क्रिया प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। और ये पेस मेकर मूत्र बनने की क्रिया जो होती है, यूरिनेशन, उसमें यूज होते हैं, गलत है। पाचन क्रिया का नियमन इनसे होता है, गलत है। दिल की धड़कन प्रारंभ करने के लिए या श्वास क्रिया को प्रारंभ करने के लिए, तो आपके दिल की धड़कन है ना, थोड़ा उनको थाम के रखना और अपना दिल अपने पास में रखना। यस, दिल की धड़कनें प्रारंभ करने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना प्यारा सा यहाँ पे बिच्छू दे रखा है, साथ में एक सेल्फी लेने का मन भी कर रहा है। ओके, ले लो। तो बिच्छू में विष जो रहता है वो कहां पे होता है? उसके पैरों में होता है, हाथ में होता है, मुंह में होता है, या फिर डंक में होता है? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और उसके डंक में जो एसिड होता है, विष होता है, जहर होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। इसके यहां पे होता है फॉर्मिक एसिड भाई साहब, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है CH3। ये एसिटिक नहीं लिखकर के फॉर्मिक का मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो ये होता है HC+OOH। ये फॉर्मिक एसिड है, जिसको आप शॉर्ट में HCOOH भी लिख सकते हो। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला रहता है। बिच्छू के डंक में होता है, बहुत मस्त होता है, प्यारा सा होता है। कभी भी बिच्छू को जाकर के छूने की कोशिश करना। आप लोग अपना काम करिए। को सुना होगा कि संत थे, बिच्छू आकर के पानी में गिरा, देख रहे थे, पास में भीड़ खड़ी थी, संत का अंदर से हार्ट हिला, यार मर जाएगा, उठा करके बाहर निकाला, हेल्प तो की, बट इस बिच्छू ने उस संत की अंगुली पे डंक मारा, बहुत दर्द हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि तू तेरा काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों के विचारों को आप रोक नहीं सकते, आप अपने पे नियंत्रण कर सकते हो। दुनिया क्या कर रही है कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते इवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। न चिपकने वाला खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें लेप जो होता है वो हमेशा टेफ्लॉन का होता है।
टेफ्लॉन का होता है, जिसको टेट्राफ्लोरोइथेन के नाम से जानते हैं। ये टेफ्लॉन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स की होती है, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन की स्ट्रक्चर होती है, टेट्राफ्लोरोइथेन टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। टेट्राफ्लोरोइथेनॉन या टेट्राफ्लोरोपॉलीइथेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो ग्रेफाइट नहीं होता है, पीपीसी नहीं होता भाई साहब, पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और सिलिकॉन यहाँ पे यूज नहीं होता है। यहाँ पे मस्त, यहाँ पे गरम गरम रोटे बन रहे हैं और ये पीवीसी की जगह टेफ्लॉन के प्लेट में होती है ताकि खाना उसमें चिपकता नहीं है। गोबर गैस संयंत्र का मस्त यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और अंदर का जो मेन टैंक होता है इसको डाइजेस्टर के नाम से जानते हैं, डाइजेस्टर सिस्टम होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः प्रयुक्त क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एसिड होता है या मिथेन होती है। तो मोस्टली गोबर गैस के अंदर मिथेन गैस उसमें फॉर्म होती है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है और ये 65 to 75% के अराउंड में होती है। क्लियर? सो ए कुमार साहब, जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर मैं लेट जुड़ा हूं, सर मैं पहले जुड़ा हूं, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो अपनी चीजों को कंटिन्यूटी देते रहो, पैशन होना चाहिए बॉडी के अंदर, जोश और जुनून होना चाहिए। कहते हैं ना कि गर्मी ना तो जून में होती है और गर्मी ना ही ऊन में होती है, गर्मी सिर्फ आपके पैशन और जुनून में होती है। तो लगे रहो इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिरके का मुख्य जो अंग होता है, मुख्य अंग जो होता है वो कौन सा होता है? सिरके के अंदर, सिरका अचार को सुरक्षित रखने के लिए यूज में लिया जाता है और अचार को सुरक्षित रखने के लिए जो यूज में लेते हैं उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है कीट के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सिरके में हमेशा एसिटिक एसिड होता है। इट्स केमिकल फॉर्मूला CH3COOH, है ना। सैलिसिलिक एसिड जो है वो फिनॉल के साथ में होता है। ये फिनॉल की स्ट्रक्चर इस टाइप में कुछ होती है, ऊपर OH लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर COOH है, तो इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और अगर CHO की जगह एल्डिहाइड जोड़ दो तो सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाता है। और ये कोल्बे रिएक्शन के अंदर बनता है। अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा तो उसको जान भी होंगे, कोल्बे रिएक्शन जो होता है उस कोल्बे रिएक्शन के अंदर इसका फॉर्मेशन भी होता है, जिसमें फिनॉल की रिएक्शन NaOH CO2 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको प्रोसीड करती है और इसमें इंट्रा एक होती है इंटर और एक होता है इंट्रा, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी इसमें क्रिएट हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप्स की होती है, COOH अगेन COOH, H2O अगेन H2O, तो ये ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सागरीय खरपतवार जो सी वीड होती है, सी यानी कि समुद्र की, वीड का मतलब होता है खरपतवार, तो सी वीड के अंदर हमेशा आयोडीन की प्रचुरता पाई जाती है। समुद्र में जितना भी खरपतवार उगता है उसका यूज लोग दबा के करते हैं, जिसमें गलगंड घेंगा रोग होता है वो दूर हो जाता है। ओके, CO2 निकलती कहां से? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या आवश्यक होता है? आंसर करना यहाँ पे क्लास के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंटरेस्टेड पार्ट। ओके, गणेश जी कटारिया और गणेश जी डौकिया भी जुड़े हुए, ओके, आपका भी वेलकम है। निर्जलीकरण प्रक्रिया में जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाने में, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन या फिर अपचयन के अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, when that is react with H2O molecule 1.5 H2O, then it will form CaSO4.2H2O, that is plaster of Paris and that is gypsum। और ये जिप्सम का जो प्रोसेस होता है, जमने की जो प्रक्रिया होती है, जल से जाकर के जुड़ता है, जल के साथ में योग करता है, तो अन्य हाइड्रोट बनाने की प्रक्रिया होती है, जल योजन की प्रक्रिया होती है, वो इसमें होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा आपके सामने। चलो अब थोड़ा सा इनको जूम आउट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मुस्कुरा दो, आज की क्लास कितनी शानदार चल रही है। लेट नाइट चल रही है लेकिन गुड मॉर्निंग में बोलता था आपको, है ना। चलिए एक बार बता दो क्लास कैसी शानदार चल रही, सारी चीजें एकदम शानदार चल रही है। ओके ओके गुड। सो किडनी स्टोन या फिर पथरी में क्या पाया जाता है? ये आप लोगों ने देखा होगा, पथरी से लोग, बहुत ज्यादा लोग इवन आजकल प्रभावित हो रहे हैं। और ये किडनी जो रहती है इसके अंदर ये बर्टीनी के स्तंभ रहते हैं, और बर्टीनी की स्तंभ जो रहती है इनके साथ साथ में यहां पर अंदर की तरफ स्टोन जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं।
ये अंदर की तरफ स्टोन जमा होने स्टार्ट हो गए। और प्रश्न पूछा ये स्टोन जो जमा हो रहे हैं, अरे वाह वेरी गुड, शानदार क्लास चल रही है, ओके ओके थैंक यू, बहुत आनंद आ रहा है संजय जी, गुड गुड ओके। थानाराम जी वामनिया को बहुत आनंद आ रहा है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है, बिल्कुल सही लिखा है मीना साहब आपने, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से निर्मित होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCOO का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, ओके तो इससे निर्मित होता है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अगेन, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सोडियम क्लोराइड NaCl से फॉर्मेशन नहीं होता है, सोडियम एसीटेट से इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, सोडियम ऑक्जेलेट से फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पथरी जो होती है बॉडी के अंदर वो हमेशा कैल्शियम का ऑक्जेलेट होती है। यस, बोन ऐश में क्या होता है, बोन ऐश कहो या फिर अस्थि मज्जा कहो, एक ही बात है। बोन ऐश या अस्थि मज्जा या हड्डियां जो लास्ट में डिक्की होती है उसके अंदर हमेशा कैल्शियम का हाइपोफॉस्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है, उसका एक ही कारण है, एक तो हीलियम गैस हवा से हल्की होती है ताकि बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सके। उसके साथ साथ में सर पूरी विज्ञान की मैराथन क्लास दे दो, ओके मालाराम जी देवासी जी लिख रहे हैं, ओके हाँ राठौड़ साहब आज थोड़े से लेट हो चुके, हमें भी आपका इंतजार था, अभी भैया आके जुड़े ही नहीं है। सो ओके 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 86/444 86 सो इसका फोर्थ ऑप्शन एक उत्कृष्ट गैस है, गलत हो जाएगा। जल के अवयव में से एक है, गलत हो जाएगा। वायु से हल्की होती है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम को भरती है क्योंकि ये वायु से हल्की होती है और साथ में अज्वलनशील भी होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, इनफ्लेमेबल नहीं होती, नॉन फ्लेमेबल होती है, हल्की होती है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 18 कैरेट सोने के अंदर शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो 18/24 करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 के अराउंड आता है। एक बार करके देख लेना, तो 75% उसमें शुद्धता होती है 18 कैरेट सोने में। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाई साहब, ट्रांसफॉर्मर आप खुद भी, आप में इतनी एनर्जी इनबिल्टेड होनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपसे आकर के मिल रहा है उसमें एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। ऐसे ढीले से बैठा सर हमारे तो एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक एनर्जी का सोर्स आप खुद बनाओ, मेंटर बनने स्टार्ट हो जाओ, लोग आपको फॉलो करने स्टार्ट कर लेंगे जब एनर्जी होगी, और एनर्जी के माध्यम से आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर लो और पहले खुद एक सक्सेस पीरियड में आ जाओ। ओके तो यहां पर पूछा है कि ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो अन्योन्य सिद्धांत के प्रेरण के साथ साथ में एसी को एसी में, डीसी को डीसी में वोल्टेज चेंज कर देते हैं, लेकिन उसकी नेचर को कभी चेंज नहीं करते हैं। तो क्या होता है, एसी को डीसी में, ऐसा गलत है, ट्रांसफॉर्मर में ऐसा होता ही नहीं। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं, सही है। ओके 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 अच्छा, वोल्टेज थोड़ा कम से ज्यादा हो गया था, सो कोई नहीं। चलिए, तो जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका कारण होता है एक असामान्य प्रसार, है ना, प्रसार होता है, और असामान्य प्रसार के कारण ऐसा होता है। अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ में प्रतिकूलित हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, जो गिलास अचानक टूट जाता है उसका कारण होता है अचानक जो गिलास है वो प्रसारित होता है और विस्तारित होने के कारण गिलास टूट जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कोई एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, इस ग्रह पे कोई एक बॉल थी जिसको वहां से छोड़ दी। बात यह है कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ एक ग्रह चक्कर लगा रहा है और उस ग्रह के ऊपर एक बॉल है, उस बॉल को ग्रह से बाहर छोड़ी जाती है, तो बॉल भी उस ग्रह के साथ साथ अपनी ही कक्षा के अंदर चक्कर लगाता रहेगा। प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से एक गेंद को बाहर गिराई जाती है, तो गेंद सूर्य पे चली जाएगी, नहीं जाएगी भाई साहब, चंद्रमा पे जाएगी, गलत है, पृथ्वी पे जाके गिरेगी, ये भी गलत है। तो पृथ्वी के चारों तरफ एक आवर्त काल के साथ में उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है 4। आप लोगों के कमेंट में देख रहे हो, आजकल है ना
लोग भी क्या कहते हैं, मतलब एक मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट नहीं है, एक मेटा मतलब एक मल्टीडेंटेट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और उसी प्रकार से पूछा है कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके माध्यम से लिए जाते हैं। तो 3 डायमेंशनल के जितने भी डायग्राम हैं, जितने भी चित्र है, उसको कैप्चर करने के लिए जो सिस्टम चलता है उसको होलोग्राफी कहते हैं। फोटोग्राफी नहीं होता है, फोटोक्रोमेटिक में नहीं होता है, रेडियोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। तो होलोग्राफी सिस्टम में वहां से आप 3D इमेज को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि में और वायु में दोनों के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब यहां प्रश्न पूछा वायु में ध्वनि का वेग। नॉर्मल जो वायु के अंदर ध्वनि का जो वेग होता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रहता है। तो तापमान की बढ़ने से घटता है, तापमान की घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, और तापमान के घटने से घटता है। ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ती है, टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड भी घटनी स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। एक वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण, सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। और आप लोग अगर एक मेटल के बारे में देख लो, जैसे ये मेटल है और इस मेटल के अंदर देखा जाए तो मेटल के अंदर ये अंदर की तरफ मेटल के पदार्थ भरे हुए, कोई भी धातु है। अब इसके बीच में खाली स्थान होता है और खाली स्थान को होल कहते हैं, होल HOLE। और इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस टाइप से घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीच बीच में, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब एनी टाइम इलेक्ट्रॉन अंदर से मूव करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का पूरा इसमें एक क्लाउड पाया जाता है जिसको अपन कर्नेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां, हड्डियां होती है। तो कई बार पूछा है, 206 अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या निर्मित होता है। आपके शरीर में जब भी भोजन का पाचन होता है तो वहां पे जो एक अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है। ग्लूकोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है या आइसोमाल्टोज है। तो मानव शरीर के अंदर जब स्टार्च का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्यूपंक्चर क्या है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो इन पे थोड़ा सा गौर करना। एक्यूपंक्चर जो पद्धति है वो पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से आज भी लोगों का इलाज किया जा रहा है। होम्योपैथी के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर इसका यूज होता है। एलोपैथी तो अपने आप में कारगर है। एलोपैथी क्या सिस्टम है, तो ये उससे थोड़ा सा एक एडवांस सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर किसी स्पेशल पार्ट को थोड़ा सा प्रेस करके उस डिजीज को बॉडी से डायग्नोस्ट किया जाता है। तो क्या है, हृदय का एक रोग है एक्यूपंक्चर, गलत है। ट्यूब और टायर की सफाई का काम है क्या, एक्यूपंक्चर, गलत है। सुइयों के माध्यम से एक उपचार की विधि है या एक उपज संवर्धन है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वायरस में आरएनए होते हैं, कुछ वायरस में आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं। इसको किससे आप पता लगा सकते हो, इसका पता किससे लगता है। तो फर्स्ट में लिखा वायरस प्रतिकृति नहीं होती है, वायरसों की वंशागत जानकारी नहीं होती है, आरएनए आनुवंशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करते हैं, न्यूक्लिक अम्लों की क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आरएनए आनुवंशिक जानकारी को वायरस में संप्रेषित करते हैं ना, उससे उनका पता लगाया जा सकता है कि आरएनए है या डीएनए है। अमीबा से होने वाला रोग कौन सा है। अमीबा जो एक कोशिकीय के जीव है, मानव शरीर के अंदर एक ही रोग सबसे ज्यादा फैलाता है जिसको अपन अमीबायोसिस के नाम से जानते हैं। अमीबायोसिस या फिर उसको अमातिसार के नाम से भी जानते हैं। ज्वर है, सख्त ज्वर है, सिरो संवेदना संवृद्धि, ये सब गलत हो जाएगा और इसको अमीबायोसिस भी कहते हैं। अमीबायोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण है वो किसके माध्यम से होता है। ओके, सेजू क्लासेज भी जुड़ चुके हो बीच में, वेलकम आपका। देव की लाडली फर्स्ट पे चल रहे हैं। ओके डियर, तो यहां पे प्रश्न पूछा है कि जो इकोसिस्टम है इसमें नाइट्रोजन का परिसंचरण है वो केंचुए द्वारा, जीवाणु द्वारा, फंजाई द्वारा, प्रोटोजन द्वारा।
तो ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जीवाणुओं के माध्यम से ऐसा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है भाई साहब? कंप्यूटर का दिमाग किस सिस्टम को कहा जाता है? सीपीयू को? सीडी कहां होती है बेचारी? ये तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो डाटा ट्रांसफर करती है। रीड एंड राइट भी होती है, ओनली रीड टाइप्स की भी होती है। फ्लोपी डिस्क भाई साहब जमाना ही गया इसका, तो मेगाबाइट है ना, एमबी सिस्टम। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो हमेशा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, प्रसाधन इकाई के रूप में होती है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब जागो तभी सवेरा, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होगा। दिमाग की बात हो रही है, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होगा, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होगा। हार को जीत से सदा दूर ही रखना साथियों, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होगा। पता नहीं किसी सिरे से आ जाए तो उसके लिए आपका एक एक एफर्ट जो अभी लग रहा है ये बहुत योगदान देगा। और तैयारी इतनी खामोशी के साथ करो, तैयारी इतनी खामोशी के साथ करो, इतना साइलेंट मोड में करो कि आपकी जीत धरती के ऊपर एक तहलका मचा दे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के अंदर यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी या विटामिन ई? विटामिन डी इसके अंदर पाया जाता है ना। ओके 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 ओके, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे की बात तेरे वश में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए होता है? अपोहन कहते हैं, या जिसको अपन डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, तो वो किसके कारण होता है? फेफड़ों से होता है? ओम प्रकाश जी नामा क्या लिख रहे हो? ओके ओके, थैंक यू। तो फेफड़ों से, हृदय से, यकृत से या फिर गुर्दे से? मानव शरीर के अंदर डायलिसिस की प्रक्रिया उस दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन या तो रोड एक्सीडेंट में आपके किडनियां वर्क करना बंद कर देती है, या फिर पी पी के पूरी बॉडी का बेचारे का ऐसा का तैसा कर देते हैं, है ना। तो ये मानव शरीर के अंदर गुर्दे जो रहते हैं इन पे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? लग रहा चाहे शायद जीवन काल में नाम पहली बार आया हो, है ना, स्लेग से संबंधित है। तो प्रश्न दिया है कि ये स्लेग जो नाम है वो किसे दिया जाता है? गलित लोह को, गलित लेड को, गलित एल्यूमिना को या गलित कैल्शियम को? धातुओं के अंदर से प्रश्न पूछते हैं। जब धातुओं का शुद्धिकरण होता है तो उसमें स्लेग को ऐड किया जाता है, और स्लेग की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमेशा एक मेल्टेड फेज के अंदर गलित अवस्था में लोहे का उसमें यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस क्या कर रहे हो? अच्छा, चाय का मामला है, बिल्कुल चाय सब होती रहती यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के वल्कनीकरण का कौन सा परिमाण नहीं है? रबर के वल्कनीकरण का कौन सा यहां पे परिमाण नहीं है? मृदु और अन्य, प्रबल और कठोर, रासायनिक प्रतिरोध या उच्चतर ताप को सहन कर पाना? रबर का वल्कनीकरण, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। रबर का जो वल्कनीकरण होता है उसमें जो प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है पेड़ पौधों से, ये ईविया ब्रिजिलियसिस रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है। उस रबड़ को लिक्विड अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए जो रबड़ प्राप्त हुआ है उस रबड़ को कहते हैं लेटेक्स। ये होता है बिल्कुल लिक्विड फेज में। इसको ठोस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एसिटिक एसिड मिला देते हैं, एसिटिक अम्ल मिला देते हैं, और जैसे ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसको मजबूत बनाने की भाई साहब इसके अंदर सल्फर को मिला करके गर्म किया जाता है। सल्फर मिलाते हैं जिसमें क्रॉसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें क्रॉसिंग बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और क्रॉसिंग जब होनी स्टार्ट होती है सल्फर के साथ में तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। और सबसे पहले इस प्रक्रिया की खोज गुड ईयर नामक साइंटिस्ट ने की थी। आज भी मार्केट के अंदर गुड ईयर नाम के टायर मिलते हैं, राल्को नाम के टायर मिलते हैं, वो साइंटिस्टों के नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस प्रोसेस के अंदर खपा दिया था। ओके, सो मृदु और अन्य गलत हो जाएगा, वल्कनीकरण का परिणाम नहीं है। प्रबल और कठोर, रासायनिक प्रतिरोध, उच्चतर ताप को सहन कर पाना, उच्चतर ताप को सहन करते हैं, सही है। रासायनिक प्रतिरोध इनमें क्रिएट होता है, प्रबल और कठोर भी होते हैं, तो ये इसका परिणाम नहीं है, मृदु और अन्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ओके, यहां लिखा परिणाम नहीं है तो मृदु और अन्य ये परिणाम नहीं है, बाकी सारे परिणाम इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रत्व किसके कारण से होता है? जंग रोधी बनाने के लिए
जंग रोधी जब लोहा इस्पात के अंदर कन्वर्ट होता है, स्टील में कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या क्या मिलाते हैं? एक होता है लोहा, निकिल, क्रोमियम प्लस कार्बन, इन चारों को मिलाया जाता है। मैंगनीज और तांबा नहीं मिलाते हैं, क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं, कॉपर तांबा नहीं मिलाते। भाई साहब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्रोमियम और निकल को मिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत का एक लेप किया जाता है और इस लेप को किस नाम से जानते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और मार्केट में देखा होगा आप लोग, आज पाइप लेने के लिए कहीं पे भी चले जाओ तो आपको वो जो शॉपकीपर 2 टाइप के पाइप दिखाता है। एक पाइप जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है और दूसरा पाइप बिल्कुल एकदम सफेद चमकता हुआ है। इवन जो खेत की चारों तरफ जो जाली बांधते हो उसको भी लेने जाते हो, वो भी उसी टाइप की आती है, जीआई आती है, जिसका नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। और उस प्रक्रिया को यसद लेपन के नाम से जाना जाता है। विद्युत लेपन अलग प्रक्रिया, कलई अलग है, तप्त निमंजन अलग है। ओके, तो ये यसद लेपन की प्रक्रिया है जिसमें धातु जो लोहा है उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। वायुमंडलीय तापमान का मुख्य कारण यहां पर क्या रहता है? वायुमंडलीय तापमान जो डे पर डे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है? यहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इवन NO है या N2O है या NO2 है, ये सारे रहते हैं। या फिर सेकंड दे रखा सल्फर की ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ाने का जो काम करता है वो हमेशा कार्बन के ऑक्साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? भाई साहब अभी अपन ने चर्चा की थी, ये मीथेन होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और इसकी परसेंटेज वैल्यू 65 से 75% तक होती है। तो मीथेन रहता है गोबर गैस के अंदर मुख्य घटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इवन बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी में एक एक गुणसूत्र जो बैठा है, उस एक एक गुणसूत्र के अंदर आपकी बॉडी में जो गुणसूत्र है उसकी संरचना, तो बट बॉडी के अंदर एक कोशिका की बात हुई है और एक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हमेशा 46 होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए आपकी बॉडी में टोटल कितने गुणसूत्र हैं, तो अनंत रहेगा, क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोशिकाएं अनंत है तो गुणसूत्र भी अगेन अनंत होगी और अनंत ऑप्शन है, उसको सही करके आओगे। ओके, चलो नए मोबाइल के लिए भी आप लोगों को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। बिल्कुल, मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका, तो इनके साथ में जुड़ जाओ, नहीं तो फिर 17वीं शताब्दी की तरह रह जाओगे। ओके, चलो राजपाल जी क्या पार्टी कर रहे हो? जीरोप्थैल्मिया एक हीनता जन्य रोग है और किसकी कमी के कारण होता है? जीरोप्थैल्मिया जो बॉडी के अंदर उत्पन्न होता है, इस जीरोप्थैल्मिया के उत्पन्न होने के पीछे जो मेन रीजन रहता है वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी होती है तो आंखें बाहर निकली हुई डरावनी सी प्रतीत होती है, कुछ इस प्रकार का, मतलब एक भीकर भयंकर रूप हो जाता है। और यूं क्रोधित अवस्था में भाई साहब इधर की तरफ आंखें बाहर निकली हुई और डरावनी सी प्रतीत होती है, और ये विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको जीरोप्थैल्मिया के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी विटामिन बी में, विटामिन सी में, विटामिन डी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डी के अंदर रिकेट्स होता है जिसको सूखा रोग के नाम से जानते हैं। सूखा रोग रिकेट्स को कहा जाता है, जो हड्डियों से स्टार्ट होता है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होगी? विनोद कुमार जी वेलकम वेलकम, थैंक यू। सो संगीता जी जहांगीर कहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ओके भाई जी, डराओगे क्या? नहीं रे। तो मास्टर ग्रंथि किसको जानते हैं? अवटु ग्रंथि को, अधिवृक्क को, पीयूष ग्रंथि को, अग्नाशय को। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पीयूष ग्रंथि लिखो या फिर इसी को मास्टर ग्रंथि लिखो, या फिर चलो तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो आप ग्रहण करते हो वो एक्चुअली में होते क्या है? किसी जीवित जीव द्वारा निर्मित कोई रासायनिक यौगिक है जो अन्य जीवों के विकास को बाधित करता है? किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक है जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है? अन्य जीवों के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक है, या जीवाणुओं के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक होता है?
जीवाणुओं के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही हो जाएगा। जीवित जीव द्वारा हो सकता है, मृत द्वारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक संश्लिष्ट एक यौगिक होता है, वो एंटीबायोटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है भाई साहब? है कौन सा होता है? अंतरिक्ष किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती है, लाल प्रकाश होता है, या फिर पराबैंगनी किरणें होती है? गर्म करने का कार्य, जितना भी बर्तन गर्म होते हैं इवन उसके अंदर कौन सी रेज यहां पर काम करती है? पराबैंगनी जो है बाहर की तरफ अवशोषित हो जाती है मोस्टली, लाल प्रकाश, अवरक्त प्रकाश या अंतरिक्ष किरणें। तो यहां पे गर्म करने का जो कार्य करता है वो हमेशा अवरक्त प्रकाश होता है, इंफ्रारेड आकर के उन पे गिरता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस भाग में संचित रहते हैं? मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचयन कहां पे होता है? ओके, ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या सुक्रोज के रूप में? मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमेशा स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। ओके, सो अगेन गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अपशिष्ट, जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? वृक्क द्वारा, त्वचा द्वारा, प्लीहा द्वारा, या लार ग्रंथि द्वारा? मानव शरीर से जल का, वसा का और विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में जो अपशिष्ट निर्मित होते हैं वो कहां से उत्सर्जित होते हैं? वृक्क से, वसा से, प्लीहा से, या त्वचा से? लार ग्रंथियों से गलत हो जाएगा, प्लीहा से गलत हो जाएगा, पीछे दो बच जाते हैं, एक तो है त्वचा और दूसरा है वृक्क। तो जल, वसा और विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जो छोड़े जाते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाते हैं, वृक्क से अगर देखा जाए तो वसा का इतना उत्सर्जन नहीं होता है, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ छोड़ी जाती है। मानव शरीर के अंदर 85% तक अपशिष्ट पदार्थ हमेशा वृक्क द्वारा छोड़े जाते हैं, 85% तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना के अंदर सबसे अधिक जो प्रतिशत तत्व मिलता है वो किसके रेफरेंस में मिलता है ना? फर्स्ट में है सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक जो प्रतिशत मिलता है वो कौन से में रहता है? ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में इतनी नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रश्न संरचना में आ चुका, और संरचना के अंदर 46% से ज्यादा भी यहां पर आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी बस एक मोड़ के ऊपर मुड़ती है तो यात्री बाहर की तरफ एक झटका महसूस करते हैं, ऐसा किस लिए होता है? तो खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या होता है? उस पर बाहर की कर्षण बल लगता है, गति का जड़त्व है, संवेग में परिवर्तन है, या त्वरण में परिवर्तन है? तो ये जो घटनाएं होती है ये हमेशा गति में जड़त्व के कारण होती है, क्योंकि व्यक्ति झुका हुआ है या फिर रुका हुआ है, खड़ा है, और बस अचानक जब मुड़ती है तो बाहर की तरफ एक बल का अनुभव करता है, ये गति के अंदर जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक है उस पर क्या परिवर्तन होगा? दाब अगर बढ़ाओगे तो बर्फ का जो गलनांक है वो हमेशा घट जाता है, और जितना प्रेशर कम होगा उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट उतना हाईएस्ट होता है। तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है? सही ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्धियों पर निर्भर करता है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा। समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी का मुख्य कारण क्या है? कुछ वर्षों के औसत भूमंडलीय तापमान बढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की दर इससे बढ़ी है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, या जेट में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति भी करवाती है? कौन सा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा? और इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है उसको आप लोग ज्वाइन करो, बहुत आनंद आएगा। इवन पीडीएफ क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल पर आप लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो आपका दिल से शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर संकल्प क्लासेज बाड़मेर के नाम से जो ऐप है प्ले स्टोर में जाकर के ऐड कर लो, और प्ले स्टोर में जाकर के उस ऐप में आप ऐड हो जाओगे तो उसमें इवन एक सिलेबस, एक वैकेंसी की प्रीमियम क्लास है वहां पे, और बहुत आनंद आएगा। इसी के साथ में अपने सपनों के पीछे जोश और जुनून के साथ में लग जाओ, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।